डिमांड मेरे YouTube के, मेरे Instagram के, मेरे हर जगह के बच्चे कर रहे हैं कि भैया ये फ्रांस सबका है। ये नहीं है जो अमीर है उसका है, गरीब है उसका नहीं है, नहीं सबका है। ये चैप्टर का वन शॉट मैं पहली बार डाल रही हूँ 1.5 साल में कि हमें अलग अलग स्टेट के यार भांगड़ा है, राजस्थानी फोक डांस है ना, गिद्दा है। ये इमेज से पहली बात तो 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि ये इमेज किसने बनाई, जिसमें उन्होंने अपने ही देश के सीएम को चीफ आर्किटेक्ट बना दिया। आपको बताया था कि बल्कन इज अ एरिया विद वेरी रिच रिसोर्सेज। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन 9, 10, 11 पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम योर एजुकेटर रीमा घई और मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ SST, वो भी बड़े प्यार से और बड़ी स्टोरी टेलिंग फॉर्म में। तो आज मैं जो चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ, इस चैप्टर की डिमांड मेरे YouTube के, मेरे Instagram के, मेरे हर जगह के बच्चे कर रहे थे कि मैम एक ऐसा सेशन लेके आ जाओ जिसमें बस कंप्लीट नेशनलिज्म इन यूरोप आपकी वीडियो खोले और खत्म हो जाए। तो यार देखिए, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी YouTube चैनल पे हैं। मैंने भी लेक्चर्स लिए हुए हैं यूरोप के, लेकिन वो लाइव लेक्चर्स है तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो ये सेशन पूरा रिकॉर्ड करके मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि बच्चा एकदम से ओपन करे और 2x की स्पीड पे इसको देख पाए और उसके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। और इस चीज के लिए मैंने अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स तो लिए ही हैं, साथ साथ एनसीईआरटी की कंप्लीट लाइंस ली हैं ताकि कुछ भी बच्चों का स्किप ना हो। फॉर्म्स जो आपके फ्लो चार्ट्स हैं उसकी फॉर्म में कुछ टॉपिक्स को समझाने का प्रयास किया है, जैसे कि यूनिफिकेशंस हो गई या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो हो गया, प्लस एमसीक्यूज करने वाले हैं, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस वीडियो विल बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th SST की हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो बस एंड तक देखना है और शुरू करने से पहले हाजिरी लगा देनी है कॉमेंट सेक्शन में और बता देना है कि आप कहाँ से आए हैं, मेरे इंस्टाग्राम के बच्चे हैं या मेरे YouTube के ही बच्चे हैं, या आपको ऐसे दिख गई मेरी वीडियो, कैसे आप मेरे पास आए वो जरूर लिखिएगा। एंड आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। एकदम एनर्जी मेंटेन करके रखनी है। मैं भी अपनी एनर्जी मेंटेन करके आई हूँ, कॉफी पी के आई हूँ, आप लोग भी आराम से देखिए। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने भी अपने हाथ में अपने डेस्क पे SST की हिस्ट्री की एनसीईआरटी रख ली है आपको बताने के लिए, ताकि पेज नंबर क्या क्या है बीच बीच में। तो आप लोग कृपया अपनी SST की एनसीईआरटी खोल लीजिए, क्योंकि जहां पे जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताती चली जाऊंगी, आप लोग बस नोट करते जाइएगा। इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है, लिंक बायो में है, डिस्क्रिप्शन में है। मेरे इंस्टाग्राम चैनल के ब्रॉडकास्ट में भी है हैंड रिटन नोट्स, PPT, PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQs। ये पांचों PDFs आपको ऐप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। तो प्लीज ये मत लिखना मैम कहाँ मिलेंगे नोट्स, कहाँ मिलेंगे नोट्स, वो आपको मिल जाएंगे मेरे सारे के सारे एरियाज में, जहाँ पे भी मैं पढ़ाती हूँ, जहाँ पे भी मैं नोट्स भेजती हूँ, सब मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी सबका मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी किए अब शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं हमारे नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का। ठीक है बच्चों, बीच बीच में सवाल पूछती जाऊंगी तो एक्टिव रहना है एकदम। बोलूंगी खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना है, बैठ जाओ तो बैठ जाना है, हाथ उठाओ तो हाथ उठाना है। बस इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपने जब एनसीईआरटी खोली और इस चैप्टर को देखा तो सबसे पहले चैप्टर में एक ब्यूटीफुल सी इमेज नजर आती है और वो इमेज है ये वाली। ये इमेज से पहली बात तो 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि ये इमेज किसने बनाई। तो ये इमेज बनाई गई फ्रेडरिक सोरियो जी के द्वारा इन द ईयर 1848, जहां पे इन्होंने दर्शाया एक इमेजिनरी सिचुएशन, एक उनकी इमेजिन है, ये इमेजिनेशन है उनकी ये, कि ऐसा भी एक देश हो, ऐसा भी एक जमाना हो जहां पे सब लोग मिलजुल के रहें। तो इस पिक्चर में उन्होंने क्या क्या दर्शाया है, ये पेंटिंग है फ्रेडरिक सोरियो जी की, जिसमें इन्होंने अपना सपना दिखाया है कि एक वर्ल्ड ऐसा हो जिसमें डेमोक्रेसी हो और रिपब्लिक हो, सोशल रिपब्लिक हो। डेमोक्रेसी मतलब लोगों की सरकार हो, रिपब्लिक मतलब कोई भी पोजीशन हेरिडेटरी ना हो। The first print shows the America and the Europe, all men and women of all age classes, marching in a long train offering
होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सारे लोग लाइन बना के चलते आ रहे हैं, अलग अलग झंडे उठाए हुए हैं सबने, अलग अलग ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं सबने, लेकिन सब एक रास्ते पे चल रहे हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक घर में 10 जने ढंग से नहीं रह सकते साथ, तो देश, और देश भी नहीं, वर्ल्ड के सारे लोग एक साथ कैसे हो सकते हैं? इसीलिए इसको एक इमेजिनरी इमेज कहा जाता है, एक फैंटेसी वर्ल्ड कहा जाता है। सब लोग एक रास्ते पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन रिप्रेजेंट लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। तो बेटा जी आप लोगों को ये एंड तक आते आते ही पता चल जाएगा कि जो भी एक देश को डिपिक्ट करती है वो एक फीमेल फिगराइन होती है, जिसे हम फीमेल एलिगोरी बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया की फीमेल एलिगोरी है भारत माता, आगे मैं पूछूंगी याद रखना। फ्रांस की है मेरियन, जर्मनी की है जर्मेनिया। तो फीमेल फिगर के थ्रू दर्शाया जाता है। हेयर वी कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर आप देख सकते हो जीसस क्राइस्ट हैं, एंजल्स हैं, भगवान ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं कि अरे ऐसा जहां देखने को मिल गया, वाह वाह, मजा ही आ गया। So, on the earth in the foreground are image of scattered remains of symbol of absolutist institution। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कचरा जो है, ये कचरा है एब्सोल्यूटिज्म का। एब्सोल्यूटिज्म मतलब होता है जो मोनार्की है, ये उसका कचरा पड़ा हुआ है कि भैया मिट्टी में मिल गए राजा और उनके राज्य। इन सॉरियोस उटोपियन, उटोपियन मतलब क्या हो गया? ड्रीम, एक फैंटेसी वर्ल्ड। विजन, द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर लिंक्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। तो अलग अलग नेशंस बनाया तो गया है, लेकिन इस पिक्चर के थ्रू ये दर्शाना चाहते हैं कि सभी एक रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसी पहले पेज नंबर जो भी है, ये पहला क्या है, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 के ऊपर ही लिख लीजिए कि कौन, किसने ये पेंटिंग बनाई और कब बनाई। 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, किसने ये पेंटिंग बनाई और कब बनाई। और एक और चीज एग्जाम में आ जाती है कि फ्रेडरिक सोरियो की नेशनैलिटी क्या है। तो ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ऑप्शन दिया होगा फ्रेंच था, स्विस था, क्या था, तो फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो, तो फ्रेंच उनकी नेशनैलिटी हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे देखिए आता है आपका अगला टॉपिक, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो बताया गया है नेशन स्टेट। बेटा जी नेशन स्टेट क्या होता है? स्टेट विद बाउंड्रीज। नेशन स्टेट का मतलब होता है स्टेट विद बाउंड्रीज, जहां पे बाउंड्रीज लगाई जाती हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया फर्दर एक्सपैंड ना हो। यहां पे लोग कैसे जुड़े होते हैं, इसके 3 फीचर्स हैं। सबकी कॉमन आइडेंटिटी होती है, सबकी शेयर्ड हिस्ट्री होती है, और डिसेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों? कॉमन आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि सब लोग इंसान है, सबकी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान है। शेयर्ड हिस्ट्री का मतलब क्या है? आज हम इंडियंस एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सभी ब्रिटिशर्स के चंगुल से एक कॉमन स्ट्रगल लड़के आए हैं, तो वी हैव अ शेयर्ड हिस्ट्री। डिसेंट, हम सब मिल के रहना चाहते हैं। ऑल्दो वी आर हैविंग डाइवर्स डाइवर्सिटी, कलर, जेंडर, लैंग्वेज, कास्ट, everything is different, but still we are living in a same country, that is India। खैर इस चैप्टर में हम यूरोप की बात करने वाले हैं, ना कि इंडिया की। चलिए अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक में से बस यही आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन ऑन द पेज नंबर 5। Please, it's a request, open your NCRTs. This is all NCRT. Still open your NCRT. I have tried to cover each and every picture, ताकि आप लोग ये ना बोले मैम पिक्चर बेस समझ नहीं आए, मैम इसमें आपने ये छोड़ दिया। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कवर किया है, सब कुछ। तो देखिए ये जो पिक्चर है ये एक एल्मेनेक की पिक्चर है। एल्मेनेक मतलब क्या होता है? डायरी। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल में एल्मेनेक बुलाया जाता है, हमारे टाइम पे तो डायरी होती थी, स्कूल डायरी। एल्मेनेक के कवर है ये, और अगर आप कवर्स ये देखिए तो बड़े पुराने हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th का अगर आपको याद हो तो बेसाइल टूटी थी, ये बेसाइल दिखाया गया है और उसके स्ट्रगल दिखाए गए हैं। तो कवर, ये 2 कवर है, फ्रंट एंड बैक कवर है ये। ठीक है, सो देखिए 1 मार्कर क्वेश्चन अगेन, अंडरलाइन दिस। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट क्लियर क्या था एक्सप्रेशन। ऑप्शंस दे देते हैं कौन सा रेवोल्यूशन था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द आंसर। तो 1 मार्कर बनता है इसमें से। फ्रांस, एज यू वुड
remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. कौन सा राजा था बच्चों? फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने किस राजा का नाम सुना था बताइए? कौन से राजा थे? याद है आप लोगों को? यस, इट वॉज लुई द 16th. ये वहां के राजा थे. एवरीथिंग इज विजिबल, आई गेस. एवरीथिंग इज विजिबल ऑन द बोर्ड. यस. ओके, नाउ द पॉलिटिकल, ये सिर्फ एनसीईआरटी है, आपको थोड़ा सा आंखों को अच्छा लगे इसलिए ऐसा किया गया है. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू राइवलरी. बेसिकली क्या हुआ बच्चों, द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था आया, उसमें बहुत सारे चेंजेस आपने देखे. ये क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन दिखाया जा रहा है आपको. ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ सिटीजन. रिमेंबर नेशनल असेंबली. थोड़ा बहुत आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जहां आपको याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों पढ़ाया जाता है हमको. हमें इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें सबसे पहले ऑर्डिनरी सिटीजन्स ने मोनार्की को उठा पटका था एंड वहां के राइट्स मिल गए थे सिटीजन्स को. Next was the revolution proclaimed that it was the people who would constitute the nation and shape its destiny. तो अब लोग ही हैं जो देश को बदलेंगे, फ्रांस को बदलेंगे. सो फ्रेंच रेवोल्यूशन में कौन से 5 मार्कर क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ. लाइन, ये जो सेकंड पैराग्राफ है वहां पे आप लाइन मार्क कर दीजिए. द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स फ्रेंच पीपल. एक्सप्लेन. एक्सप्लेन क्वेश्चन बनेगा ये, और आंसर है इसका ये वाला इसका आंसर है. एक्सप्लेन करके वहां डालेंगे और ये वाला इसका आंसर है. बेटा क्या क्या किया देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इंटरनल कस्टम एंड ड्यूज हटा दिए. जो भी टैक्सेस लगते थे, कस्टम एंड ड्यूज का मतलब होता है टैक्सेस हटा दिए ताकि प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो कम हो जाए. सेकंड चीज इन्होंने करी, फ्रांस को एक कॉमन लैंग्वेज घोषित कर दिया गया. सब लोगों के लिए वो एक कॉमन लैंग्वेज बन गया. थर्ड इज ला पात्री. ला पात्री का मतलब उन्होंने ना यूज करना शुरू कर दिया, ला पात्री एंड ली सिटियन. ला पात्री मतलब बाप की जमीन. यार धरती माँ बोलते हैं, वो बाप की जमीन कह रहे हैं कि भैया ये फ्रांस सबका है. ये नहीं है जो अमीर है उसका है, गरीब है उसका नहीं है, नहीं सबका है. एंड ली सिटियन इज यूज फॉर सिटीजन. सबको इक्वालिटी दिखाने के लिए ली सिटियन वाज यूज. नाउ ये हो गया सेकंड, कॉमन लैंग्वेज. थर्ड ये एक ही पॉइंट में आ जाता है. फोर्थ हो गया आपका सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. दैट इज करेंसी जो थी वो इक्वल कर दी ताकि कहीं भी आने जाने में करेंसी को तब्दील ना कराया जाए, चेंज ना कराया जाए. पांचवा, स्टेट जनरल बना दिया गया. ये तो हमने क्लास 9th में ही पढ़ लिया था. नेक्स्ट वॉज न्यू फ्रेंच फ्लैग. एक रॉयल फ्लैग लेके आए बच्चों, और उसके कलर भी एग्जाम में 1 मार्कर में आ जाते हैं. दैट वॉज ब्लू, व्हाइट एंड रेड. तो ये नया फ्लैग बन गया फ्रांस का रॉयल फ्लैग. एंड लास्ट वॉज हिम्स, ओथ्स टेकन, मैट्रिस कमेमोरेटेड. यानी कि गीत गाए गए, शपथ ली गई कि हम अपने देश को अच्छे से चलाएंगे. सो दिस वॉज ऑल फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसका आंसर एक एक करके पूरी लाइन में इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है. 1 by 1 फुल स्टॉप के बाद सेकंड पॉइंट बन जाएगा. एंड दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन प्लस एन एनसीईआरटी क्वेश्चन. मैं बता दूं कौन सा नंबर है एनसीईआरटी क्वेश्चन का, यहीं पे आप आंसर भी मार्क कर सकते हो. फिर ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ये इसका आंसर हो गया. बस आपको स्टेटमेंट्स में लिखना है, मैंने फ्लो चार्ट में समझाने के लिए किया है. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? चलिए, next is the revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people. भैया ये एक टारगेट है कि हम लोगों को आजादी दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे जब इन इवेंट्स की खबर आस पड़ोस के देशों में पहुंची, एडुकेटेड लोगों तक पहुंची. उन्होंने ग्रुप्स, क्लब्स बनाने शुरू कर दिए, और उसमें से एक वन ऑफ द फेमस क्लब वाज जैकोबिन क्लब्स. किस किस को याद है जैकोबिन क्लब्स? जरा हाथ उठा लीजिए.
घर बैठे बैठे हाथ उठा लीजिए जरा, किस किस को याद है। मम्मी हैरान हो जाइए, क्या कर रहा है फोन चलाते हुए, हाथ क्यों उठा रहा है ऐसे, एकदम ऐसे हाथ उठा लीजिए जैसे जागरण में उठाते हैं ना। किस किस को याद है जैकोबिन क्लब्स? Very good. Jacobin clubs was a club of ordinary citizens. So their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of Italy in the 1790s. So basically what is happening here, the French Revolution is फैल रही है, अलग अलग पड़ोसी देशों में फैल रही है। And with the outbreak of the Revolution War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. और इसी के चलते फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने अलग अलग जगहों पे इस पर्पस को फैलाना शुरू कर दिया कि मोनार्की को हटाया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? Within the wide swath of the territory that came under his control, Napoleon set about। अच्छा, किस किस को याद है चैप्टर का एंड नेपोलियन जी की एंट्री से हुआ था? याद है नेपोलियन जी ने 1804 में एंट्री मारी थी, एकदम रिपब्लिक हो गया, मोनार्की हट गई। वापस से जब गैप आया, जब जैकोबिन क्लब्स के नेपोलियन बोनापार्टे को गुलिटिन किया गया, उसके बाद खाली जगह जब बची तो 1804 में 1794 में उनको गुलिटिन किया गया। 10 साल लोगों ने अपने आप फ्रांस को चलाया, लेकिन उसके बाद नेपोलियन बोनापार्टे जो एक डिक्टेटर थे, वो एंट्री मार गए थे फ्रांस में। इफ यू ऑल रिमेंबर, आई डोंट नो यू रिमेंबर और नॉट, बट इट वॉज देयर। नहीं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लेना, मेरा लेक्चर वो भी डाला हुआ है। ठीक है, चलिए। सो नेपोलियन जी की एंट्री होती है, ये कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइंस हैं, आप लोगों को मिल भी गई होंगी, आप लोगों को मिल गई होंगी। पेज नंबर 6 का पैराग्राफ है ये। हाँ जी। सो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस, दो थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी। Then he incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. But actually में इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए। मैं बताती हूँ क्या हुआ। नेपोलियन जी जब एंट्री मारे ना, तो लोगों ने उनका वेलकम ही किया। लोगों ने कहा ठीक है यार, देश हम लोगों से वैसे भी नहीं संभल रहा है, चलो कोई आएगा देश तो संभालेगा। और इसी के चलते इन्होंने लगाया वेरी इंपॉर्टेंट सिविल कोड ऑफ 1804। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, जिसका सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। और एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसको यूजुअली बुलाया जाता है नेपोलियन कोड ऑफ 1804 से, जहां पे इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए। और ये एफर्ट्स देखो मैंने ऐसे भी लगाए हुए हैं आपको पॉइंटर्स के लिए। इन्होंने सबसे पहले एक अच्छा काम किया कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिए। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ का मतलब, जो नॉबल्स और क्लर्जीज को एग्जेम्पशन मिली हुई थी कि उनको टैक्सेस नहीं पे करने हैं, सिर्फ थर्ड स्टेट वाले करेंगे, वो इन्होंने हटा दी। दूसरा, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर दिया ट्रेड के लिए। तीसरा, इन्होंने इक्वालिटी इस्टेब्लिश करी कि सब लोग इक्वल है। देखो अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। चौथा, इन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दी। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, जो ग्रुप्स बनते थे ना, वो एक्चुअली में मोनार्क जो थे वो मना करते थे कि ग्रुपिज्म नहीं करना, मनाना नहीं है ग्रुप, क्योंकि भैया ये ग्रुप बना के हमें प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी तो लोगों का दिल जीता। पांचवी चीज, इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी दे दी कि भैया कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ऑल्दो मोनार्की सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी खरीदना अलाउड नहीं था, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स के पास अलाउंस थी। एंड लास्ट इज अबॉलिश ऑफ फीडियल सिस्टम। अब टैक्सेस नहीं पे करने हैं पेजेंट्स को। सर्वडम हटा दिया और उनके ड्यूज भी हटा दिए। जो लोग उनके अंडर काम करते थे वो चीजों को फ्री कर दिया पेजेंट्स को। तो कहीं ना कहीं इन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स इंप्लीमेंट किए 1804 में। एंड दिस इज नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804। वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्कर, वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्कर। प्लीज बुक में मार्क करते चलिएगा, इट्स अ रिक्वेस्ट और एन ऑर्डर। मार्क करते चलिएगा कि ये भैया इंपॉर्टेंट है। चले आगे, देखो ना, सारा वही है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव कर दिया गया, सारी बातें हुई हैं। रिस्ट्रिक्शंस जो थी लोकल पीपल। अब देखो क्या हुआ। हाँ,
Now, in the areas conquered, the reactions of the local population of the French rule were mixed. Initially बहुत सारी जगहें जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वर्सा, the French armies were welcomed as harbingers. Harbingers मतलब भैया वाह, ये तो लिबर्टी लेके आएंगे, ये तो फ्रीडम लेके आएंगे. But the initial mark this line. Why the initial enthusiasm soon turned into hostility? Explain. ऐसा क्या हुआ बच्चों, जो लोगों ने पहले तो क्या किया, वेलकम किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये लोग उनके खिलाफ क्यों होते चले गए? ऐसा क्या कारण था? तो it became clear that new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. क्या हुआ, इन्होंने ना कुछ बुरे काम भी कर दिए. पहला, टैक्सेशन बढ़ा दिया. दूसरा, सेंसरशिप लगा दिया. सेंसरशिप का मतलब होता है कोई भी मीडिया में बिना पूछे नहीं छाप सकता नेपोलियन जी के बारे में. तीसरा, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी. जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा है. ये इसका आंसर है. हॉस्टिलिटी में टर्न क्यों हुआ? Required to conquer the rest of the Europe, all seem to outweigh the advantages of the administrative system changes. तो बेसिकली लोगों ने पहले तो पसंद किया, लेकिन बाद में जाके इन लोगों ने इस चीज को पसंद नहीं किया, वेलकम नहीं किया. ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं. The making of nationalism in Europe. Now this is your which topic? Second topic, page number 8. अब हम पेज नंबर 8 पे आ गए हैं. टॉपिक नंबर 2, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. होपफुली आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा. नहीं आया तो प्लीज कमेंट्स में डालते जाइए, कमेंट्स में डालते जाइएगा. जो जो डाउट्स हैं आपके, मैं एक सेशन ले लूंगी जिसमें इसको डाउट्स क्लियर कर दूंगी मैं. ठीक है, चलिए. इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century यूरोप, you will find that there were no nation states as we know them today. जैसे आज हम नेशन स्टेट्स को जानते हैं, वैसे ये नेशन स्टेट्स पहले नहीं थे. जिस तरीके से आज हम स्टेट्स को विद बाउंड्रीज जानते हैं, ये पहले ऐसे नहीं थे बच्चों. व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज, कैंटन्स, जिनके रूलर्स हुआ करते थे, मोनार्क्स हुआ करते थे, and their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchy. Autocratic मतलब self rule, एक ही बंदे का राज चलता है. Within the territories of which lived ये पीपल. तो बेसिकली एक एक एरिया, डचेस, किंगडम्स, कैंटन्स बनाए हुए थे, जिसमें राजा महाराजा हुआ करते थे. वो अपने अपने एरियाज को संभाला करते थे. Eastern and Central Europe were under okay. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages. सिर्फ और सिर्फ लोगों में एक चीज कॉमन थी. देखिए, आज मुझे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इस टाइम पे, आगे रिकॉर्डेड है, आगे भी देखते रहते हैं. तो जब अलग अलग वैरायटी ऑफ लोग देख रहे हैं, आप लोग एक दूसरे से जुड़े तो नहीं हुए, सिर्फ एक ही चीज से जुड़े हुए. अगर आप कभी मिलते हो तो आप बोलोगे हाँ यार, मैं रीमा मैम से पढ़ रहा था, तू भी रीमा मैम से पढ़ रहा था. तो आप लोगों के बीच का कनेक्शन बन गई रीमा मैम. यहाँ पे भी लोगों के बीच का कनेक्शन था उनका राजा, उनका मोनार्क. So the Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy were predominantly German-speaking. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. तो बहुत सारे अलग-अलग areas थे. You don't have to learn all this. बहुत सारे अलग-अलग different areas थे इसके अंदर. ठीक है? Just a second. ठीक है, हाँ मैं देख रही थी. हाँ चलिए, अब ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये पिक्चर. अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये पहले आ गई पिक्चर, जरा अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में. इससे पहले आगे चलते हैं. हंगेरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियर. वाइल कुछ भी याद नहीं करना है इसमें से, बस एनसीईआरटी में लिखा है तो पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को. हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स.
अलग अलग भाषाएं यूज की जाती थी। गलेशिया अच्छा, एरिस्टोक्रेट कौन होते थे? एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स होते थे, एरिस्टोक्रेट्स होते थे। जैसे हम ना, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में एक साउथ दिल्ली नाम की जगह है, वहां पे हाई क्लास सोसाइटी है। भैया कैब यहाँ ले आना, भैया भैया मैं लेट हो रही हूँ भैया, हे तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, मतलब ऐसे हाई क्लास सोसाइटी वाली गर्ल्स, साउथ दिल्ली गर्ल्स टाइप। तो वैसे ही लोग ये होते थे, हाई क्लास सोसाइटी लोग, एरिस्टोक्रेट्स, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, बड़े बड़े लोगों में रहना। सो besides these, the three dominant groups there lived within the boundaries of the empire: a mass subject peasants people, bohemians, Solvax to the north. So अब देखो, आपको समझ में क्यों नहीं आएगा ये वर्ड्स, बिकॉज अब राम श्याम, गांधीनगर, ईटानगर, ये सब थोड़ी रखेंगे, कमला नगर। यहाँ पे बेटा यूरोप की बातें हैं, सोल्वेनिया, सल्वाना, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, क्रॉट्स टू द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट, ये अलग अलग नाम है। बिल्कुल लर्न नहीं करना, बिल्कुल मेमोराइज भी नहीं करना, आज तक कोई सवाल नहीं आया इसमें से। अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 2.1 की, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी मैंने आपको बताया, हाई क्लास, रिच पीपल, एंड मैंने न्यू मिडिल क्लास आपको पता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले लोग थे, वो लोग अब उभर के आ रहे हैं। सो भैया यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी में एक तो ऐसे लोग थे जिनके पास जमीनें थी, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, एक थे जो पेजेंट्स थे, और एक थे जो मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी। ये इसकी डिवीजन थी, एरिस्टोक्रेसी की डिवीजन थी। अब लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स कौन थे? डोमिनेंट क्लास थी भैया, बड़े बड़े लोग थे, मेंबर्स यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। देखिए बच्चों, बॉलीवुड में अक्सर ये लोग आपस में एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ जुड़े होते हैं, उठना बैठना होता है, पार्टी वार्टी चल रही होती है, ये थोड़ी बुलाते हैं हमको, आ जाओ जी रीमा जी, आ जाओ जी, आज आज कॉफी विद करण पे चलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये लोग आपस में, इनकी एक अलग कम्युनिटी होती है। अब हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में आए हैं, हम लोग एडटेक वालों की बहुत कम्युनिटी है ना, समझ रहे हैं आप? तो अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं बच्चों, तो ये लोग उसी वे ऑफ लाइफ से जुड़े होते हैं, वैसे ही रहते हैं, वैसे ही ओन्ड स्टेट्स इन कंट्री साइड, भैया ऐसे होते हैं, फार्म हाउस लेके रखे हुए हैं, जमीनें लेके रखी हुई हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, फैमिलीज जो कनेक्टेड है वो मैरिजेस से कनेक्टेड है, और छोटे छोटे ग्रुप है। ये ज्यादा, ये देखो, ये लोग लेस इन नंबर है। आज आप इंडिया की पॉपुलेशन देख लो ना बेटा, अंबानी टाटा बिरला कम है, पुअर लोग ज्यादा है ना, तो ये लोग लेस इन नंबर है। पीजेंट्री, मेजॉरिटी पॉपुलेशन पीजेंट्री की है, 1 मार्कर क्वेश्चन अगेन। टू द वेस्ट लैंड फार्म्ड बाय स्मॉल ओनर्स एंड टेनेंट्स, टेनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, किराएदार। मेरे को प्लीज स्पेलिंग नहीं आती, मेरा मजाक मत उड़ाना, ये आएगा या ए आएगा मुझे नहीं पता, सोच लेना। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, लैंड कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स, सर्फ्स मतलब बॉन्डेड लेबर्स, काम करने वाले जमीनों पे। मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास बच्चों नई नई क्लास थी, ये लोग आए सोशल ग्रुप से जो उभर रहे थे, अभी सीख रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, इनमें इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे, बिजनेसमैन आते थे, प्रोफेशनल्स आते थे, और ये बेसिकली नेशनल यूनिटी में विश्वास करते थे, एरिस्टोक्रेसी को हटाने में विश्वास करते थे कि यार ये रिच पीपल का जो ये पॉपुलैरिटी है, इसको धीरे धीरे करके कम किया जाए, इसके ऊपर ये बातचीत करते थे। अब आया 2.2 टॉपिक, दैट इज लिबरल नेशनलिज्म। बेटा इसके ऊपर ना लास्ट ईयर ही नया नया क्वेश्चन बना, और बना तो 5 नंबर का बना, 5 नंबर का क्वेश्चन बना, और मैं शायद, मुझे ऐसा याद आ रहा है, यस, डिस्कस वाले एनसीईआरटी का नंबर 1 क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी में डिस्कस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन मतलब पप्पी लेने वाले हैं, ऐसे पीछे पेज घुमाओ और पुच्ची कर दो इनको। एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम वाला है, एक एक क्वेश्चन मैं लिख के देती हूँ। 90% यूरोप के क्वेश्चन बोर्ड में इसी में से आते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन में से। डिस्कस का क्वेश्चन नंबर 1 बनता है इस टॉपिक से, 5 नंबर का क्वेश्चन, कि भैया पहले तो ये बता दो कि लिबरलिज्म है क्या। सो बेसिकली लिबरलिज्म जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। फ्री मतलब मुफ्त वाला फ्री नहीं, फ्री। For the new middle class, liberalism stood for freedom for individual and equality before the law. सब लोग फ्री हो, सब लोग इक्वल हो। अब इसमें 3 बेसिस आते हैं लिबरलिज्म में 3 बेसिस आते हैं, पॉलिटिकल,
इकोनॉमिकल एंड सोशल। ठीक है, 3 बेसिस आते हैं इसमें, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल। तो एक एक करके तीनों को एक्सप्लेन करना होगा अगर 5 नंबर में आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल के बारे में। सो पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि भैया सरकार बनेगी तो लोगों से सलाह करके बनेगी, कंसेंट से बनेगी। ठीक है, स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, खत्म करो ये ऑटोक्रेसी, मोनार्की को खत्म करो, और ये जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं ना लोगों को, इसको भी खत्म करो। कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ और साथ ही साथ पार्लियामेंट बनाओ। तो पॉलिटिकली ये सारी बातें की जा, 3 नंबर में भी आ सकता है, पॉलिटिकली बता दो, 3 नंबर में इकोनॉमिकली बता दो, 3 नंबर में सोशली बता दो, ऐसे भी आ सकता है। तो क्या क्या किया, एक बार और जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, पूछ के लोगों से गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ऑटोक्रेसी को हटाया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा और एक पार्लियामेंट भी बनाया जाएगा। ठीक है जी, लेकिन लिमिटेशंस क्या थी पॉलिटिकली वाले की? इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। सिर्फ एक कमी थी लिबरलाइजेशन में कि ये राइट टू वोट पे बात नहीं करते थे, स्पेशली विमेन के। In France, right to vote and right to get elected was granted only exclusively to property owning men, जिसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक्टिव सिटीजन्स बोला जाता था। रिमेंबर एक्टिव सिटीजन्स, जो लोग वोट दे, जो लोग एक्चुअली में प्रॉपर्टी ओन करते हैं और अपने 3 दिन के वेजेस के बराबर टैक्स पे करते हैं, उन्हें एक्टिव सिटीजन कहते हैं। जो लोग के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी या विमेन, उन सबको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे। तो ये हो गया पॉलिटिकली मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। ये लिमिटेशंस होगी, बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला, इन द इकोनॉमिक स्फीयर। अब इकोनॉमिकली मतलब पैसे वाइज, पॉलिटिकली मतलब सारा पॉलिटिक्स वाइज, इकोनॉमिकली मतलब पैसे वाइज। तो लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, दैट इज मार्केट्स अपना खुद प्रोडक्ट्स बनाएं, खुद ही उस पर प्राइस डिटरमाइन करें। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, जैसे कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए ट्रेड पर से। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, इसमें काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज थी, बेसिकली 39 स्टेट्स होते थे, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में टैक्स पे करना पड़ता था, और ऐसे टैक्स पे कर करके बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाता था। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर एक मर्चेंट 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है, तो उसको 11 बार कस्टम बैरियर्स पे करने होंगे। टोल टैक्स होते हैं ना बेटा, जैसे रास्ते पे बने होते हैं, ऐसे ही कस्टम बैरियर्स होते हैं, जो अगर आप सामान लेके जा रहे हो तो आपको भरने पड़ते हैं। आपने कभी रात को सफर किया हो तो आपने देखा हो, जो ट्रक्स वगैरह चल रहे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ओहो, जो ट्रक्स चल रहे होते हैं उनमें भी क्या हो रहा होता है बच्चों, वो रास्ते में रुक रुक के ना कुछ पैसे दे रहे होते हैं पुलिस वालों को। तो ये क्या होता है, ये टैक्सेस होते हैं। ठीक है, हाँ। हर एक जगह पे अप्रोक्सीमेटली 5% का टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स थी वो बढ़ जाती थी, एंड तक आते आते बहुत बढ़ जाती थी, क्योंकि यार कोई अपनी जेब से थोड़ी लगाएगा, वो पैसे तो कस्टमर से ही चार्ज करेगा। As each region had its own system of weights and measurements, इसकी वजह से बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक फिनोमिना होता था ये, यानी कि मेजरमेंट्स मतलब जैसे जो केजी है वो वहाँ पे उसकी वैल्यू कुछ अलग है। अगर यहाँ 1 किलो में 1000 ग्राम्स है, तो वहाँ पे कुछ और ही यूनिट चल रही है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एली विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गिव यू इतना सेंटीमीटर, बल्कि मेन्स में इतना सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में इतना सेंटीमीटर, एंड इन फ्रेबर्ग में इतना सेंटीमीटर। तो बेसिकली करेंसी वाज डिफरेंट एंड क्या कहते हैं उसको, यूनिट वाज डिफरेंट। तो बड़ा ही कंफ्यूजन होता था यार। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes। बहुत दिक्कत आती थी इस सबको करने में, इसीलिए ज़ोल्वरीन आया। 3 मार्कर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा में है, मार्क कर रहे हैं ना आप लोग? यार प्लीज मुझे ना कमेंट्स में मत लिखना कि मैम आप फटे नहीं, हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। ये पूरी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, साइंस एंड फन की ऐप पे मिल जाएगी, ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बहुत कुछ मुफ्त का वैसे भी उस ऐप पे, ऐप तो डाउनलोड कर लो तुम, मुफ्त का सब कुछ है, पैसे नहीं देने तुमको, बस लॉग इन करना है। फ्री में टेस्ट लेती हूँ वहां पे,
चैलेंजेस चलाती हूँ एसएसटी के, वहां पे मैं एट प्रेजेंट मेरा इंस्टाग्राम पे 10 डेज एसएसटी चैलेंज चल रहा है, जिसमें हम 10 दिन में 8 चैप्टर्स करने वाले हैं। जो बच्चे इंस्टाग्राम से देखने आए हैं उनको पता है, बल्कि आज यूरोप का ही टारगेट मिला हुआ है। तो बहुत सारे यार मतलब चैलेंजेस चलते रहते हैं, उसके फ्री टेस्ट होते रहते हैं, एमसीक्यू रोज रात को 9 बजे 7 से 12 बजे तक बीच में कभी भी आके टेस्ट दे दो, टेस्ट चल रहे हैं फ्री में। संडे को टेस्ट चल रहे हैं, अभी बता रही तुम्हें, उसकी इन्फॉर्मेशन भी चैनल पे भी डली हुई है। तो बहुत कुछ फ्री में है, तो वो आप डाउनलोड करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मुफ्त में जो मिल रहा है यार वो तो ले ही लेना चाहिए, पैसों का तो छोड़ो। अच्छा जी, और एक बात और यार, तुम बड़े लकी हो, मैं पढ़ा रही हूँ लास्ट ईयर नवंबर से ये चैप्टर का वन शॉट मैं पहली बार डाल रही हूँ 1.5 साल में, पहली बार। अच्छा जी, ज़ोल्वरीन क्या है मैंने आपको यहाँ पे भी दे दिया एक फ्लो चार्ट के जरिए, बाकी ये एनसीईआरटी की लाइंस है। 1834 में एक कंसेप्ट लाया गया ज़ोल्वरीन नाम का, या इसको कस्टम यूनियन भी कहा जाता है। ये एक इनिशिएटिव था प्रूशिया का, जिसमें बहुत सारे और जर्मन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया। ज़ोल्वरीन का मेन मकसद क्या था? टू अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ मतलब टैक्सेस पे टैक्सेस हटा दो, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज को कम कर दो। अभी बताया मैंने 11 कस्टम बैरियर्स पे करने पड़ रहे हैं, 30 थी उसको 2 पे ले आओ। एक ऐसा नेटवर्क लेके आओ रेलवेज का जिससे ट्रेड बहुत आसान हो जाए एंड इकोनॉमिकली नेशन को फायदा हो। तो टैरिफ बैरियर हटाना, इंडस्ट्रीज को ग्रो करना, इकोनॉमिक सिटीज को बेहतर करना और सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी लेके आना, साथ ही साथ पॉलिटिकली यूनिफिकेशन रखना, यानी कि सब लोगों में इजीली ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाए। दिस वाज ज़ोल्वरीन ऑफ 1834, एन इनिशिएटिव बाय प्रूशिया। I hope it's clear. Now the topic number 2.3 कंजर्वेटिज्म आ गया। अब ये सोशलिज्म चैप्टर क्लास 9 का सबसे घटिया चैप्टर जो आप पढ़ते भी नहीं थे, उसी चैप्टर से याद हो अगर आपको। रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, तो हमने लिबरल्स का पढ़ लिया, अब हम कंजर्वेटिव्स का पढ़ने जा रहे हैं। सो कंजर्वेटिव्स वर दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट बिलीव्ड ऑन चेंज। वो चेंज चाहते थे लेकिन अपने ट्रेडिशंस को, अपने ओल्ड कस्टम्स को भूलना नहीं चाहते थे। सो इट्स अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change। समझ लो एक ऐसा घर जिसके अंदर चेंज तो चाहते हैं लेकिन अपने पुराने कल्चर को भूलना भी नहीं चाहते, वैसे वाला। So following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by spirit of conservatism. Conservatives believed that tradition, institutions of state and society like the monarchy, the church, the social hierarchy, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। ये चीजें नेशन से अबॉलिश नहीं होनी चाहिए, ये कंजर्वेटिव्स चाहते थे। इसीलिए ये लोग जो भी चेंज लेके आ रहा था, जैसे नेपोलियन जी लेके आए थे, उनके खिलाफ थे। Most conservatives, however, did not propose to return to the society of revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon, the modernization could in fact strengthen traditional institutions. उनको लगा नेपोलियन जी जो चेंजेस लेके आए हैं इससे ट्रेडिशनली बल्कि और स्ट्रेंथन अप होगी हमारी नेशन, तो चेंज लेके आओ लेकिन कल्चर ट्रेडिशन मत भूलो। It could make state power more effective and strong, a modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism, serfdom could strengthen the autocratic monarchies. तो अगर ये सब हट जाएगा तो बल्कि मोनार्की सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लोगों का इन पे और बिलीफ हो जाएगा, क्योंकि बीइंग अ डिक्टेटर नेपोलियन ने ये किया था, तो डेमोक्रेसी में नहीं किया था। तो इनका मानना ये था ठीक है ना यार, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में तो मर ही गया है, नेपोलियन जी मर गए थे, तो भैया अब क्या है, रिपब्लिक तो नहीं हो रही ना। ये सारे इंपैक्ट्स लागू रखते हैं बस मोनार्की के अंडर, क्योंकि मोनार्की इज अ ट्रेडिशनल कस्टम, ट्रेडिशनल कल्चर। इसीलिए 1815 में ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया ने मिलके कलेक्टिवली एक पैक्ट साइन किया जिसे बोला गया ट्रेटी ऑफ वियना। ड्रॉ अप, तो इन्होंने मतलब डिफीट किया नेपोलियन को, पहली बात तो बैटल ऑफ वाटरलू में। टू ड्रॉ अप स्टेटमेंट फॉर यूरोप, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने इसको ओन किया, ड्यूक मेटरनिच ने इसको
ओन किया। सो बेसिकली कंजर्वेटिज्म क्या है, एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें ट्रेडिशंस को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है और डेवलपमेंट भी लाने को बोला गया। डेवलपमेंट करो लेकिन पुराने कल्चर को मत भूलो। इसमें आपको मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया सारा ये। अब ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशंस को रखो लेकिन मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, इन सबको प्रिजर्व करते चले जाओ। ऑल्सो प्री रेवोल्यूशनरी डेज पे वापस जाना है और नेपोलियन के सारे कंसेप्ट से बल्कि और ऑटोक्रेसी स्ट्रेंथन अप ही होगी। ये सारी बातें आपको मैंने फ्लो चार्ट में दे दी है। अब ट्रेटी ऑफ वियना जो बार्प में हुई थी, ये देखो जो इनके बीच में हुई थी उसको बता दिया यहाँ पे। नाउ अब इन्होंने क्या कहा, इस ट्रेटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ। क्वेश्चन इज, इस ट्रेटी ऑफ वियना में क्या क्या हुआ। इन्होंने कहा कि वापस से बर्बन डायनेस्टी वाज द डायनेस्टी ऑफ लुईस द 16, रीस्टोर कर दो, वापस से रीस्टोर कर दो बर्बन डायनेस्टी और राजा का राज ले आओ, राजा का राज वापस ले आओ। A series of states were set up on the boundaries of France ताकि ये आगे और expand ना हो। Kingdom of Netherlands which included Belgium was set up in the north। जिनोआ को रखा गया साउथ में, यानी कि फ्रांस के इर्द गिर्द समझ लो बाउंसर्स बिठा दिए, नेशंस के बाउंसर बिठा दिए ताकि फ्रांस और एक्सपैंड ना हो और ना ही लोगों को जाके मैन्युपुलेट करे कि भैया मोनार्की हटाओ, मोनार्की हटाओ, क्योंकि मोनार्की रीस्टैब्लिश हो रही है। प्रूशिया गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंट, कुछ सेक्सोनी नाम की जगह का पोर्शन दिया गया। ऑस्ट्रिया को नदन इटली दे दिया गया, रशिया को पोलैंड दे दिया गया और जर्मन कन्फेडरेशन में यानी कि डिविजन्स में 39 स्टेट्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये ट्रेटी ऑफ वियना के स्टेप्स हैं। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की that were overthrown by Napoleon and create a new conservative society. So now the conservatives and the liberals are two different communities working on a different platform. Liberalism की liberals की सोच अलग है and conservatives की अलग है कि मोनार्की को वापस लेके आओ। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज द रेवोल्यूशनरीज। 2.4 टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक का लास्ट टॉपिक है 2.4, द रेवोल्यूशनरीज। ओके, नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी इस सबको अपोज करने के लिए। भैया क्या हो रहा है, इसके लिए सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी। मैंने आपके पीछे अभी एक बात बताई थी कि जो आज के टाइम का हम जर्मन देखते हैं, इटली देखते हैं, ये सारे के सारे जो नेशंस हैं वो पहले ऐसे नहीं थे। पहले दे वर डिवाइडेड लाइक अ पिज्जा, डिवाइडेड थे। तो अब उसको यूनिफिकेशन की तरफ हम धीरे धीरे चैप्टर में यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सो अब रेवोल्यूशनरीज आ रहे हैं। टू बी अ रेवोल्यूशनरी मेंट अ कमिटमेंट। देश के लिए यू हैव टू बी अ कमिटमेंट, यू हैव टू गिव अ कमिटमेंट कि क्या क्या आप लोग परफॉर्म करने वाले हैं। सो टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स that had been established after Vienna Congress, Treaty of Vienna Congress, लिबर्टी से लड़ना है, फ्रीडम के लिए लड़ना है, से नहीं फॉर, उसके लिए लिबर्टी और फ्रीडम के लिए लड़ना है। एंड साथ ही साथ नेशन को इस कंजर्वेटिज्म से, इस ऑटोक्रेसी रूल से मुक्त कराना है। इसके लिए गिसीप मजीनी नाम के एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। मैं बताती हूं इसके बारे में। राइट अ नोट ऑन गिसीप मजीनी, पहला क्वेश्चन ऑफ राइट इन ब्रीफ का फर्स्ट का ए पार्ट है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखो, मैं सारे डिस्कस करते चली जा रही हूँ, मैं अपना प्रॉमिस निभा रही हूँ। सो ही वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी। He founded 2 underground societies. One marker question. Young Italy in Marseilles and Young Europe in Berne. Basically मैं आपको अगर बताऊं तो he was an Italian revolutionary who was born in Genoa in 1807. He was born in Genoa in 1807. So basically when he was 24 years old, ये सब करने के, क्योंकि यार आपको मैंने बताया था कि सेंसरशिप लगा दी थी, वापस से गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये कंजर्वेटिज्म वाले प्रोसेस में वापस से ग्रुप्स बनाना वाज नॉट अलाउड। तो ही मेड ग्रुप्स,
तो 24 ईयर्स की एज में इनको एग्जाइल में भेज दिया गया, यानी कि जेल में भेज दिया गया, और जेल में ही इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। एक्चुअली में इन्होंने ना लिगुरिया नाम की जगह पे प्रोटेस्ट किया था 1831 में, तो इनको जेल में डाल दिया गया था। अब जेल में बैठ के इन्होंने ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, मर्सलीज और वो वाली बर्ने वाली। Mazzini believed that God had intended nations to be a natural space for mankind. इन्होंने कहा यार भगवान ने देश बनाया, भगवान ने हमें बनाया, तो who are we to divide all these naturally built structures? So Italy had to be forged into single unified republic with wider alliance of nations. तो इनका, क्योंकि ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ये इटली के लिए लड़ रहे थे कि भैया नहीं जी, इसको तो भैया यूनिफाई करना ही पड़ेगा. दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. फॉलोइंग द मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड. तो हर जगह इस चीज का काफी ज्यादा जो फॉलोइंग थी बढ़ने लगी. दैट वाज 2.4 टॉपिक. नाउ देयर इज अ क्विक update, quick information for you all. Your favorite Ashu sir is organizing a very amazing contest every Sunday on this channel, on our app, on our own app, Science and Fun, which is available on App Store and Play Store. Also, if you have computer, we have a website version as well. तो वहां पे चाहे आप पेड बैच के हो तो भी आप अटेम्प्ट करो, चाहे आप नहीं हो, इसके अंदर फ्री टेस्ट सीरीज चलने वाली है जिसमें मिलने वाले हैं सरप्राइज गिफ्ट. देखिए, सबसे पहले तो जो नंबर 1 पे आएगा उसको मिलने वाला है हमारा पेड बैच का एक्सेस. अगर आप पहले ही ले चुके हो तो आपको 2.0 का एक्सेस मिल जाएगा, जो हम नेक्स्ट चलाते हैं रिवीजन के लिए. तो हर एक को बैच मिलने वाला है जो नंबर 1 पे आएगा. कैसे होगा? हर संडे एक ना एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा और उसको आपको ना सिलेबस बता दिया जाएगा कि क्या सिलेबस होने वाला है. जैसे कि दिस संडे दैट इज 23 जून को आपका होने वाला है फ्री टेस्ट फॉर ऑल साइंस टेस्ट. साइंस का टेस्ट होने वाला, आई थिंक पहले चैप्टर का केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस. डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का लिंक है, नहीं तो वीडियोस में जाके देख लेना. बताया हुआ है आशु सर ने कि पहले ही चैप्टर का होगा, कौन चैप्टर का है बता दिया है. बहुत इजी एमसीक्यू टेस्ट है, 20-25 क्वेश्चन आने नेगेटिव मार्किंग के साथ. तो जो भी नंबर 1 पोजीशन पे आएगा उसको भी, और उसके बाद रैंडम कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को मिलने वाला है फ्री गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट. तो जस्ट आप लोगों को क्या करना है, साइंस एंड फन की ऐप डाउनलोड करनी है और टेस्ट देना है. संडे को आई थिंक 4 बजे है. प्लीज वो कंप्लीट वीडियो देख लेना कि कब है, किस चैप्टर का है. नेक्स्ट संडे एसएसटी का होने वाला है. मैं तो भैया फर्स्ट 4 चैप्टर दूंगी. यूरोप दूंगी, पावर शेयरिंग दूंगी, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट दूंगी और डेवलपमेंट दूंगी. पहले बता रही हूँ, पीरियोडिक में आने वाले. तो 23 जून के बाद अगले संडे मेरा होगा, ऐसे फिर उसके बाद मैथ्स का होगा, इंग्लिश का होगा, ऐसे होंगे टेस्ट. तो भैया बस ऑल द वेरी बेस्ट, फ्री गिफ्ट्स. चले आगे. चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 3, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस. द एज ऑफ रेवोल्यूशंस. ठीक है बच्चों, चलिए. तो यहां पे क्या है, एज कंजर्वेटिव regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions. Now there is a hope for nationalism. What is nationalism? The feeling of love and respect towards one's nation. एक देश के प्रति प्यार, feelings, love, affection is known as nationalism. Such as the Italian and Germany state, the province of the Ottoman Empire, Ireland, Poland, these revolutions were led by the liberal nationalists belonging to educated middle class. अब भैया लोग जो है liberals जो है वो conservatives के खिलाफ जाने शुरू हो गए हैं, एंड इसी के प्रति चले कई सारे revolutions. जैसे कि 1 मार्कर क्वेश्चन है कि पहली अपहील कब हुई. 1 मार्कर क्वेश्चन है, पूछते हैं कौन से मंथ और ईयर में हुई. तो फर्स्ट अपहील took place in July 1830. Mark this in your NCERT पेज नंबर 13 पे है हम लोग. सेकंड पैराग्राफ की पहली ही लाइन है, The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative regimes after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries. वाह 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 वाह. अब जो वापस से
कंजर्वेटिव्स ने बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया था, उनको हटाया गया लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा, were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy. What is constitutional monarchy? Constitutional monarchy is a concept in which संविधान भी बनता है, साथ में मोनार्क भी होता है, राजा भी होता है, ठीक है? That is known as constitutional monarchy. When France sneezes, जब फ्रांस स्नीज करेगा, छींक मारेगा, समझ लो पूरे यूरोप में कोल्ड फैल जाएगा. किसने बोली ये लाइन? So basically what happened with Louis Philippe at its head, Louis Philippe was the monarch of that time. Louis Philippe is the descendant of Louis the 16th. बर्बन डायनेस्टी थी ना, तो साथ में उनके साथ संविधान बन गया. सो नाउ व्हेन फ्रांस नीजेस, मेटरिच ने कहा कि जब भी फ्रांस, मेटरिच, ड्यूक मेटरिच ने कहा, जो चांसलर थे, ट्रेटी ऑफ वियना में जो चांसलर थे, भूलना नहीं है यार. इतना मतलब मेरे को नहीं समझ में आता क्यों बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, बट दिस चैप्टर इज इजी यार. दिस चैप्टर इज इजी. Okay. The July Revolution sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. इसका मतलब हिंदी में तो बता दिया मैंने. मतलब ये है कि फ्रांस में अगर कुछ भी होगा ना तो पूरे यूरोप में वो चीज फैलेगी. फ्रांस वाज इतना हाईलाइटेड, यू नो, स्टड बॉय होते ना स्कूल में, स्टड बॉय स्टड गर्ल होती है, वैसे टाइप का फ्रांस था जो पूरे यूरोप में बड़ा स्टड काइंड ऑफ फेमस था. So an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. बेटा जी NCERT का पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यहां से आता है. NCERT क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट के ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था. यूनिफिकेशन हम पढ़ते हैं, उसमें छोटी सी यूनिफिकेशन की बात करूंगी बच्चों. ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था सिंस 15th सेंचुरी. द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप में कहीं ना कहीं ग्रीक, छोटी सी जगह है ग्रीस यार, उनके दिल में आ गया हम भी भैया यूनाइट होना चाहते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई, और जिसके चलते 1821 में इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया. नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट. अब इनको सपोर्ट किससे मिला? अपने ही ग्रीक के लोगों से जो अलग अलग जगहों में, जेल में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द यूरोप में रह रहे हैं, एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्टर्न यूरोपियन जिनको जेन्युइनली ग्रीक के साथ सिंपैथी थी. ग्रीस वॉज अ वेरी सिंपल स्टेट. यहाँ के आर्किटेक्चर, यहाँ के डोम स्टाइल्स वर वेरी फेमस अमंग द नेशन. सो पोएट्स, आर्टिस्ट, ग्रीस एज द, इन्होंने बोला दिस इज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. 1 मार्कर क्वेश्चन. किसको बोला गया क्रैडल ऑफ? क्रैडल मतलब होता है पालना, कि भैया यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रैडल है ये भैया ये बच्चा है हमारा, समझ लीजिए. द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने भी इनको फंड्स दिए, लेकिन बाद में बेचारे ये वॉर में भी गए, लेकिन फीवर की वजह से इनकी डेथ हो गई 1824 में. फाइनली द ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत, ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, ग्रीस को इंडिपेंडेंट घोषित किया गया. देखिए बच्चों, ये इंडिपेंडेंस की वॉर शुरू हुई 1821 में एंड इट एंडेड बाय 1832. किसके तहत? ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत. ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1 मार्कर क्वेश्चन. क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन 1 मार्कर क्वेश्चन. कब शुरू हुआ? 1 मार्कर क्वेश्चन. कब खत्म हुआ? 1 मार्कर क्वेश्चन. 4 नंबर के 1 मार्कर क्वेश्चन. सो ये मैंने पार्ट्स में भी दे दिया आपको, पॉइंटर्स में भी दे दिया है कि भैया ये ऑटोमन का पार्ट था. रेवोल्यूशनरी डेज कब शुरू? ओ सॉरी, ये गलत लिखा हुआ यार. इट्स 1821. आई एम रियली सॉरी. इट्स 1821. इनको सपोर्ट मिला अलग अलग पार्ट्स ऑफ, तो भैया रिकॉग्निशन ऑफ ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत इन 1832. ये सही है. क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? ओके, टेल मी वन क्वेश्चन. व्हेन वाज गिसीप मजीनी वाज बोर्न? कब पैदा हुए गिसीप मजीनी जी? बताइए. चलिए अब हम चलते हैं 3.1 टॉपिक की तरफ, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. देखिए बच्चों, रोमांटिसिज्म सोच के जरा इमरान हाशमी की मूवियों में मत खो जाना. ये रोमांटिसिज्म कोई निब्बा निब्बी की रोमांटिसिज्म नहीं है, ये है देश के लिए प्यार. लेकिन आपको इमेजिन ये करना है. मैंने तो अपनी क्लास में ऑफलाइन के बच्चों से पूछा भी था कि तुम लोग मुझे बताओ यार कि अगर, हाँ,
तुम लोग मुझे बताओ यार, अगर तुम्हें एक लड़की को इम्प्रेस करना है, उसको डेट पे लेके जाना है, तो तुम क्या करोगे? कि अगर तुम्हें उसको डेट पे लेके जाना है, क्या करोगे? अलग अलग बड़े वियर्ड वियर्ड आंसर आए कि मैं उसको कंफर्टेबल फील कराऊंगा, मैं उससे बातें करूंगा, मैं उसके लिए गाना बजाऊंगा, गिटार बजाऊंगा, मतलब मैं उसको फ्लावर्स दूंगा। तो मैंने कहा बस वही देश के लिए करना है, फोक गीत गाने हैं, आर्ट बनानी है, कल्चर, ये सब करना है। सिंपल है ये कंसेप्ट कि भैया the development of a nation did not came only through wars and territorial expansion। भैया सिर्फ लड़ाई झगड़े से, एक जगह को ऑक्यूपाई करने से देश के प्रति प्यार नहीं होता है। कल्चर played an important role in creating the idea of the nation। एक्सप्लेन। यही से क्वेश्चन बन जाता है कि कल्चर ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्या है वो? सो बच्चों, ये आपका आंसर हो गया व्हाट इज रोमांटिसिज्म का। सो इट वॉज, अब यहाँ पे आपको बताया हुआ आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक ने इन सबको हेल्प किया देश के प्रति प्यार जताने में। तो इट इज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। रोमांटिक आर्टिस्ट, पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। दे डोंट बिलीव इन रीजन, साइंस, एंड दे एक्चुअली फोकस्ड ऑन इमोशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स, दिल से प्यार, दिल से फीलिंग्स को they were actually respecting। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation। Other romantics जैसे कि German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered। अभी भी बच्चों इन्होंने कहा कि जर्मन कल्चर को समझना पड़ेगा, इसके लिए इन्होंने दो बातें बोली। कॉमन पीपल का मतलब होता है दास वोक, एंड इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्रीज गाइए, डांसेस बनाइए, एंड मेंटेन द टू स्पिरिट ऑफ द नेशन, जिसे बोला जाता है वॉक्स जीस्ट। दीज टू वर्ड्स आर जर्मन वर्ड्स। उनको जर्मन बोलनी आती है, उनको पता होगा। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building। इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज पे फोकस किया, इजी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ताकि सब उसको समझ पाए, सब उनको समझ पाए, सुन पाए। ऑल्सो दे कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंसेस, जिनको पढ़ना भी नहीं आता था उनको भी खड़े होके सुनाना। दिस वॉज स्पेशली इन द केस ऑफ पोलैंड which had been partitions at the end of the 18th century by the great power। देखिए पोलैंड को ना बांट लिया गया था बाय रैप। रैप मतलब वो वाला रैप नहीं, यो यो यो, रैप मतलब रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इन तीन जगहों ने मिलके पोलैंड जैसे प्यारी सी जगह को बांट लिया था। Even though Poland no longer existed as an independent territory, अभी भी national feelings वहां पे जिंदा थी through music and their language, Polish भाषा। Karol Karpinski, for example, celebrated the national struggle through operas, music, turning folk dances like Polonaise and Mazurka into nationalist symbol। तो वहाँ के लोक गीत, लोक गाने काफी फेमस है। जैसे यार हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट के यार भांगड़ा है, राजस्थानी फोक डांस है ना, गिद्दा है, तो अलग अलग है ना, वैसे इन्होंने इस चीज को फॉलो अप किया। यहां से क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन करके कि लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनल सेंटिमेंट्स। यहां आता है मतलब एक्सप्लेन, लास्ट में आता है। तो बताइए लैंग्वेज ने कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पे यू विल गिव एन एग्जांपल ऑफ पोलैंड। व्हाट वाज हैपनिंग इन पोलैंड वाज, देखिए रशिया ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया। अब रशियन जो थे, वो रशियन नहीं, रशियन लोग जो थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था पोलैंड को, एंड दे वर इन मेजॉरिटी। व्हाट दे डिड, पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल्स से निकाल दिया गया, पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल से निकाल दिया गया। एंड आई थॉट someone was knocking the door। हाँ, तो रशिया से पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल से मतलब निकाल दिया गया एंड रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया हर जगह। 1831 में एक रेबेलियन भी हुआ रशिया में, जिसके प्रति पोलैंड वालों ने रेबल किया, लेकिन रशिया वालों ने उसको दबा दिया, क्रश कर दिया। फॉलोइंग दिस बहुत सारे लोगों ने, पोलैंड के स्पेशली चर्च के लोगों ने, क्लर्जीज ने, बिगेन टू यूज पॉलिश भाषा एज अ वेपन। दे used Polish bhasha in church gatherings and all the religious instruction was done in Polish only।
एज अ रिजल्ट बहुत सारे प्रीस्ट बिशॉप्स वर पुट इन जेल और उनको रशिया में साइबेरिया में जेल में भेज दिया गया और उनको पनिश किया गया कि अगर आप रशिया में प्रीच नहीं करोगे, प्रेयर नहीं करोगे तो द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनियंस। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कैसे पोलैंड ने अपनी भाषा को एज अ वेपन यूज किया रशिया लोगों के अगेंस्ट जाने के लिए। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, that is 3.2, hunger, hardship and popular revolt. Hunger, hardship and popular revolt. This is the topic number 3.2. So 1830s were the year of great economic hardship in Europe. Explain. यार ये तो हमारी हिस्ट्री में ना घूम फिर के आ ही जाता है, ये इंडिया में भी आएगा, नेशनल इंडिया में, ये 9th में ही पढ़ा हुआ है। इस टाइम पे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, इंडिया में नहीं, यूरोप में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर मार्केट वॉज कोलैप्स, शेयर मार्केट वॉज कोलैप्स्ड, तो बहुत दिक्कत हो गई थी पूरे वर्ल्ड में। सो इसमें क्या हुआ, यूरोप में कैसे हुआ, यूरोप में क्या इसका इफेक्ट पड़ा? पॉपुलेशन बढ़ गई थी, इतनी तो जॉब नहीं थी जितने जॉब ढूंढने वाले थे, माइग्रेशन से और प्रॉब्लम हो रही थी, लोग माइग्रेट करके आ रहे थे, फूड प्राइसेस बढ़ गए थे, बैड हार्वेस्ट, पेजेंट्स जो थे उनको भैया टैक्सेस देने का दबाव था, वाइड स्प्रेड पापरिज्म, भैया जगह जगह बहुत ज्यादा दिक्कत देखी जा रही थी, लोग जो थे वो अंडर प्रेशर थे एंड दे वर एक्चुअली फेसिंग वेरी मच। द ईयर ऑफ 1848 वाज वन सच ईयर जिसमें फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट एंड लोगों को, पेरिस के लोगों को रास्ते पे तक उतर के आना पड़ा। लुइस फिलिपी जो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चला रहा था, वो डर के भाग गया। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो फट्टू राजा भाग गया है। देश में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ओवर क्राउड हो गया, माइग्रेशन हो गई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है और राजा भाग गया। National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all the adult males above 21 years and right to work भी सरकार ने, क्योंकि मैंने बताया संविधान है और मोनार्की है, मोनार्क तो भाग गया, अब संविधान क्या कर रहा है, लोगों को कह रहा है 21 साल से ऊपर के सभी लोगों के पास राइट टू वोट है और राइट टू वर्क भी है। इसी के चलते एक केस आता है 1845 का, सिलीसिया का। सिलीसिया में वीवर्स का रिवॉल्ट हुआ। क्या हुआ? वीवर्स इन सिलेसिया आल्सो रिवॉल्टेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, बड़े तेज थे ये लोग ना, वीवर्स को ना पहले ही एडवांस दे देते थे कि तुम लोग और किसी का काम नहीं करोगे, बस हमारा काम करोगे, और वो एडवांसेस बहुत कम हुआ करते थे। सप्लाइड देम रॉ मटेरियल्स एंड गेव देम ऑर्डर्स टू फिनिश टेक्सटाइल्स, बट ड्रास्टिकली उन्होंने उनकी पेमेंट्स को कम कर दिया और उन पे इतना दबाव डाला कि वो लोग कहीं और काम भी नहीं कर सकते हैं। So parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year of 1848, the revolution led by the educated middle classes were underway. Events of February 1848, France brought about the abdication of monarch, और इससे क्या, सिलेसिया में इसके बाद का, सॉरी मैंने लिखना शायद भूल गई हूँ, इसके बाद क्या हुआ, ये लोग झुंड बना के चले गए। जून में 4 जून 2 बजे बहुत सारे लोग, वीवर्स स्पेशली, झुंड बना के पहुंच गए भैया लुइस फिलिपी के महल के बाहर, काफी तोड़फोड़ करी, घुस गए अंदर, राजा को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई, आस पड़ोस के राज्यों ने उनको जगह नहीं दी, फिर वो आया अपने क्या कहते चॉपर में बैठ के आया और ऊपर से गोलियां चलाई, 11 वीवर्स मारे गए थे, 11 वीवर्स वर शॉट डाउन, दे वर डेड एंड दिस मूवमेंट एक्चुअली सिचुएशन को बिल्कुल बिगाड़ चुकी थी। So in other parts of the Europe were independent, nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, Austria-Hungary Empire. Men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. अब लोगों ने कहा ठीक है भाई, मोनार्क भाग रहा है, नेशनलिज्म तो लेके आ रहे हो यार, साथ ही साथ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो लेके आ रहे हो, नेशनलिज्म भी ले आओ, यूनिफाई भी कर दो यार, इतने बटे हुए हैं हम लोग। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands. बेसिकली घपला कोई और चल रहा है, ग्रेट डिप्रेशन का घपला चल रहा है, लेकिन लोगों ने इसके अंदर अपनी डिमांड घुसा दी नेशन स्टेट बनाने की। संविधान बनाओ, फ्रीडम ऑफ प्रेस लेके आओ एंड फ्रीडम दे दो टू फॉर्म एसोसिएशंस।
ये डिमांड रखी गई। German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, prosperous artisans came together in the city of Frankfurt. फ्रैंकफर्ट नाम की जगह में सेंट पोल नाम के चर्च में सारे एकत्रित हुए। बच्चों ये बेसिस है, ये जर्मन की यूनिफिकेशन का बेसिस है, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, ऑन 18th May 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament. Convened in the सेंट पोल के चर्च में 831 लोग जाके बैठ गए, पार्लियामेंट है वहां का। They drafted a constitution for German nation to be headed by a monarch. राजा बनेगा, राजा चलाएगा, लेकिन पार्लियामेंट भी होगा। When the deputies offered the crown, अब क्या हुआ, जर्मन के लोगों ने प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम जी को ऑफर किया कि आप हमारे देश को यूनिफाई कर दीजिए और यूनिफाइड जर्मनी के राजा बन जाइए बेशक। लेकिन किंग ऑफ प्रूशिया ने रिजेक्ट कर दिया है प्रपोजल। उन्होंने कहा तुम सब मिलके मोनार्क के अगेंस्ट जा रहे थे ना, तो मैं क्यों आऊं तुम्हारी मदद करने। He opposed the assembly while the opposition of the aristocracy and military became stronger. The social basis of parliament eroded. क्योंकि मोनार्क ने मना कर दिया हेल्प करने से, एरिस्टोक्रेट्स बड़े बड़े बिजनेसमैन वर इन पावर, तो वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की मीटिंग डिस्टर्ब हो गई, इरोड हो गई, खत्म हो गई। The parliament was dominated by the middle class who resisted the demands of the workers and artisans and consequently lost their support. In the end, troops were called in and the assembly was forced to disband. निकलो भैया, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम लोग लोअर सेक्शन को तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हो। The issue of extending political rights to women अभी भी एक controversial topic था, उनको right to vote नहीं provide किया जा रहा था। Even वो चर्च में भी औरतों को just as a visitor gallery में खड़ा कर दिया गया था। Despite this, they were denied suffrage rights during the election of the assembly. When the Frankfurt Parliament convened in the Church of Saint Paul, women were admitted only as observers to stand in the visitor gallery. कहाँ गया यार? ये रहा, आप देख सकते हो। पहली बात तो ये जर्मेनिया है, ये है जर्मेनिया, फीमेल एलिगोरी ऑफ जर्मन। और ये देखिए, ये है पूरी विजिटर गैलरी, यहाँ पे सारी विमेन खड़ी हुई हैं। ये सारे 831 इलेक्टेड लेबर्स हैं जो आदमी है। Though conservative forces were able to suppress liberal movements in 1848, they could not restore the old order. Monarchs were beginning to realize, अब देखो राजाओं को समझ में आ रहा था कि हमने प्रूशिया के स्पेशली साथ ना देके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स पावर में आ रहे हैं। Hence, in the year of 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. Thus, serfdom, bonded labor को abolish किया गया, वापस से वही सारी चीजें कर दी गई, मतलब जो पहले थी। Nothing new in this. Now, start होगा the making of Germany and Italy. That is your fourth topic. Are you all ready? We have done 3 topics of this chapter out of 6. Now it's time to do topic number 4. यहाँ से 5 नंबर के 3 questions. Unification of Italy, unification of Germany and unification of Britain. Very important. Very, very important. Mark my words. Very important. तो अपनी तरफ से मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की, मतलब इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर समझाने की कोशिश करूंगी, एक कहानी की फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगी। मैं देखती हूँ अगर मैं यहाँ पे पेज ले सकूं एक, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए भी। या फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ न्यू स्लाइड कंक्लूजन बताने के लिए। फिर मैं लूंगी एक स्लाइड इटली के बाद, और फिर मैं लूंगी एक ब्रिटेन के बाद। बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यूनिफिकेशन तो बच्चों मेरी स्पेशलिटी है, बच्चों को मेरी यूनिफिकेशन समझ में आ जाती है। पहले मैं आपको बुक लैंग्वेज से और फिर मैं अपनी कहानी की भाषा में समझाऊंगी, ठीक है। देखिए, nationalist feelings were widespread among middle class Germans who tried to unite the different German confederation into a nation state. So basically जर्मन के लोग जो थे वो चाहते थे कि जर्मनी को यूनिफाई कर दिया जाए।
मिडिल क्लास लिबरल इनिशिएटिव अपोज्ड बाय जंकर्स। अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी ना फ्रेडरिच विलियम फोर की डेथ हो जाती है, हाई फीवर की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और वहां के राजा बनते हैं केसर विलियम वन। केसर विलियम वन प्रूशिया के राजा हैं, और उन प्रूशिया के राजा ने ये सोचा ठीक है हम जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए उनकी मदद कर देते हैं, और इसमें उनका सपोर्ट किया जंकर्स ने। जंकर्स कौन थे, सॉरी, लार्ज लैंड ओनर्स, मोनार्क और मिलिट्री के लोगों ने। अब प्रशिया ने क्या रोल प्ले किया? फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनलिस्ट यूनिफिकेशन, जिसमें उन्होंने प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट बनाया इस प्रोसेस का। ठीक है, क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं देखो, मैं ध्यान से तुम्हें साथ साथ बताती रहती हूँ। जर्मन में सबसे पहले केसर विलियम वन जो है, इन्होंने डिसाइड किया टू यूनिफाई जर्मनी, जिसमें उन्होंने हेल्प ली जंकर्स की। जंकर्स थे इसके अंदर, मोनार्क थे खुद। अब इन्होंने इस चीज के लिए हायर किया चीफ आर्किटेक्ट को। चीफ आर्किटेक्ट एक्चुअल में कौन थे? प्रूशिया के ही चीफ मिनिस्टर थे, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क ने पूरी प्रूशिया की आर्किटेक्ट मतलब डिजाइनिंग की कि कैसे मैं क्या करूंगा, यूनिफाई करूंगा। और उस चीज के लिए इन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी विद फैड। ठीक है, 7 सालों में, इन 7 years they fought 3 wars against फैड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। एंड तीनों की तीनों लड़ाइयां जीते प्रूशिया। तीनों की तीनों लड़ाइयां जीते प्रूशिया। एंड फाइनली एंडेड इन प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। एंड दैट्स हाउ 1871 में प्रूशिया के ही राजा केसर विलियम वन यूनाइटेड जर्मनी के राजा घोषित किए गए। He was proclaimed the new German emperor. The nation building had demonstrated the dominance of Prussian state. The new state played a strong emphasis on modernizing the currency, the banking system, the legal and judicial system. तो यहाँ पे हॉल ऑफ मिरर्स ऑफ वर्सलीज में केसर विलियम जी को प्रोक्लेम किया गया एज द राजा ऑफ यूनिफाइड इटली। तो इन शॉर्ट यही है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। कैसे किसी को डिफिकल्ट लग सकती है यार? केसर विलियम वन ने डिसाइड किया जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए, और जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए इन्होंने हेल्प ली जंकर्स और खुद ये मोनार्क ने, जिसमें उन्होंने अपने ही देश के सीएम को चीफ आर्किटेक्ट बना दिया जर्मन यूनिफिकेशन का, दैट इज ऑटो वन बिस्मार्क को। ऑटो वन बिस्मार्क ने 3 लड़ाइयां प्लान की 7 सालों के अंदर फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के प्रति, और तीनों की तीनों लड़ाइयां जीते प्रूशियन आर्मी। एंड फाइनली इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया एंड यूनिफाइड जर्मनी के राजा बने केसर विलियम वन इन 1871। दिस इज व्हाट जर्मन यूनिफिकेशन इज। क्लियर है यार? एक बार थम्स अप तो दे दो यार मेरी मेहनत का यार, प्लीज यार एक बार थम्स अप तो बनता है यार। देखो मैं नॉन स्टॉप तुमको, मैंने सोचा था ब्रेक ले लूंगी, बीच में कट मार दूंगी, लेकिन नहीं, ऐसा जोश है भैया कि आज तो पूरा ही पढ़ा के ही खत्म करेंगे आज हम। ठीक है, चलिए तो भैया इटली की यूनिफिकेशन पढ़ लेते हैं। इटली की यूनिफिकेशन भी बड़ी ही प्यारी है। कैसे प्यारी है? क्योंकि इटली में ओहो, मैं तुमको बताती हूं।
इटली जो है ना बच्चों, इटली का फेवरेट क्यूजीन इटालियन क्या है, मतलब खाना क्या है, पिज्जा है। एक पिज्जा की तरह बटा हुआ है, ठीक है, लेकिन पिज्जा की तरह 7 पार्ट्स में इटली जो है, ओहो 7 पार्ट्स में बटा हुआ है। लेकिन आपको इस यूनिफिकेशन में इसके 4 पार्ट्स ही पढ़ने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 पार्ट्स आपको इसमें पढ़ने हैं, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं नॉर्थ, साउथ, सर्दिनिया पीडोमेंट एंड सेंटर। ये 4 पार्ट्स आपको इसमें पढ़ने हैं। तो भैया क्या हुआ, जो नॉर्थ है ना वो ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग के हाथ में है। जो सेंटर है वो पोप्स के हाथ में है। जो साउथ है वो बर्बन डायनेस्टी के हाथ में है। सर्दिनिया पीडोमेंट वाज द ओनली जोन जो कि इटालियन प्रिंस के हाथ में है, जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल जी के हाथ में इन 4 जगहों में से बस एक जगह है, बाकी 3 अलग अलग लोगों ने ऑक्यूपाई की हुई है। अब इसको यूनिफाई करना है, ठीक है, अब इसको यूनिफाई करेंगे हम। समझ में आ गया बेसिस? तो भैया रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स डन बाय गिसीप मजीनी, रिमेंबर 1831 में ही मेड 2 सीक्रेट सोसाइटीज। 1831, 1848 में कुछ भी नहीं हुआ, बस एक सर्दिनिया पीडोमेंट जो था वही एक विक्टर इमैनुअल जी के हाथ में था बस। बाकी सारे जो एरिया से इटली के वो दूसरों के हाथ में थे। To unify Italian states through war, in the eyes of ruling elites of this region, a unified Italy offered the possibility of economic development and political dominions, जिसके अंदर आए चीफ आर्किटेक्ट बने काउंट केवर कैमिलियो। इनके ऊपर बच्चों नोट आ जाता है एनसीईआरटी क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, आई गेस। यस, अच्छा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी आया हुआ है, मैंने मार्क नहीं किया था, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, काउंट कैमिलियो केवर के बारे में लाइनें लिख दीजिए। तो केवर ने इस मूवमेंट को यूनिफाई करने के लिए लीड किया थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमैट। इन्होंने क्या किया यार, एक ना अलायंस बनाई, इन्होंने एक अलायंस बनाई विद फ्रांस और सर्दिनिया पीडोमेंट के साथ मिलके दे डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस 1859 में। यानी कि ये जगह कैसे हटी बच्चों, ये जगह कैसे हटी, इन्होंने यानी कि केवर जी ने किसके साथ अलायंस बनाई, फ्रांस के साथ अलायंस बनाई। साथ में कौन थे, सर्दिनिया पीडोमेंट जोन था, यानी कि विक्टर इमैनुअल जी थे। मिलके 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हटा दिया, तो नॉर्थ वापस से हमारे पास आ गया। क्लियर है, नॉर्थ आ गया हमारे पास। अब बच्चों क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप आया हमारा गिराबाल्दी का। अब इसको हमने साउथ के लिए लिया, स्पेन के बर्बन किंग्स थे जिसपे, स्पेन के। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गिराबाल्दी जॉइंड द फ्रे। यानी कि अब देखो यार, साउथ साइड में ना बैठे हुए थे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, इसके लिए इन्होंने एक लोकल गुंडे को, लोकल लीडर को, गारीबल्दी को हायर किया, जिसकी एक आर्मी थी रेड शर्ट आर्मी। 1860 में उन्होंने साउथ इटली पे लड़ाई लड़ी, कब्जा किया, एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज सक्सेसफुली उनको हरा दिया, और इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। सो बेसिकली अब क्या किया है, ये वाली जगह कैसे इन्होंने ऑक्यूपाई करी है, साउथ वाली, जहां पे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन बैठे हुए हैं और सिसिलीज वाले, यहां पे इन्होंने मदद ली है गारीबल्दी से। गारीबल्दी की पेजेंट्स की एक रेड शर्ट आर्मी थी, उन्होंने मिलके सपोर्ट किया और साउथ पे से इनको 2 सिसिलीज को और ये स्पेन वालों को हटा पटका।
अब क्या हो गए, 1 2 3 आ गए हाथ में बेटा, इनकी तो बात भी नहीं की गई, जिक्र भी नहीं किया गया, क्योंकि छोटा सा एरिया लेके बैठे हुए थे। देखा भैया सब जगह से हट रहे हैं तो हम भी हट जाते हैं, और पूरा इटली जो था वो यूनिफाई हो गया था। तो 1860 में ये हो गए। 1861 में फाइनली पूरे ही यूनिफाइड इटली का राजा घोषित कर दिया गया विक्टर इमैनुअल जी को। मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग whom rates of illiteracy were very high remained unaware of liberal national, उनको पता भी नहीं है भैया क्या चल रहा है, बल्कि वहां पे तो ला तालिया के नारे चल रहे थे, जब ला तालिया ला तालिया, उनको लगा भैया ये विक्टर इमैनुअल जी की बीवी है। तो बड़े अजीब सा ही सब माहौल था। द थिंग इज 1859 में ये हटे, 1860 में ये हटे, और फाइनली 1861 बेटा जर्मनी यूनिफाई हुआ था 1871 में, इटली उससे पहले हुआ है। 1861 में यूनिफाई हो गया इटली और राजा बने विक्टर इमैनुअल जी। सिंपल है, सिंपल डिम्पल है, क्विकली बता रही हूं। Italy was divided among 7 states, 7 parts, out of which 4 parts we will read. For Sardinia-Piedmont zone already was in the hands of Victor Emmanuel II, an Italian prince. North was under the control of Austrian forces. South was under the control of 2 Sicilies and Bourbon kings of Spain. Central was under the priests and bishops of popes. Now what was happening? Firstly, Count Cavour Camillo was the chief architect of unifying Italy revolution, जिसमें इनका सपोर्ट था गिसी मजीनी का, who already formed the 2 secret societies. उसके फेलियर के बाद they appointed Count Camillo Cavour, and with that, with the help of a tactful diplomatic alliance with France, he defeated Austria in 1859. Then he took help of a local leader, Garibaldi, who was having an army of red shirt army of peasants. He successfully defeated kings of Spain in 1860, and finally in 1861 Italy got unified, and unified Italy के राजा बने Victor Emmanuel जी. This was all about Italy की unification. I hope it helped. I hope समझ में सब कुछ आ गया होगा इन दोनों यूनिफिकेशन से। क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दे दो, क्लियर है तो थम्स अप दे दो, दे दो दे दो दे दो दे दो। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। Now, firstly, why this case is strange? Because Britain was already a nation state. Unlike Italy and Germany, Britain was already a nation state. Formation of nation state was not the result of the sudden upheaval of revolution. There was no British nation prior to 18th century. The identities of the people who inhabited British Isles were ethnic ones. क्या था उसमें, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तुम्हें मैं ये भी समझाती हूँ, ये तो मेरी बड़ी फेमस है ये वाली, तो तुम्हें मैं समझाती हूँ फिर तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, जो ब्रिटेन थी, तुम्हें नोट करना है तो कर भी सकते हो, जो ब्रिटेन थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स। अब इंग्लैंड के जो लोग थे वो बोलते थे इंग्लिश भाषा, स्कॉटिश भाषा, आयरिश भाषा, वेल्श भाषा। English were the dominant class. Okay? Now what happened? इंग्लैंड वालों ने स्कॉटलैंड वालों को बोला, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। प्रपोजल दिया, आजा भाई, मैं तेरे को मस्त रखूंगा जिंदगी भर, तू मेरे साथ मिल जा और एक ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, पावर में आते हैं, चल। प्रपोजल दिया, स्कॉटलैंड थोड़ी हिचकिचाई, उन्होंने कहा अरे यार तेरे को तेरी भाषा भी बोलने दूंगा, गेलिक भाषा, तेरे को तेरी कपड़े भी पहनने दूंगा, ट्रेडिशनल कपड़े, तू बस मेरे साथ जुड़ जा। तो बेसिकली विद द एक्ट ऑफ यूनियन
ऑफ 1707 इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने साथ मर्ज कर लिया एंड दे फॉर्म्ड ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन धोखा दिया, ना उनको उनकी लैंग्वेज बोलने दी, ना उनको उनके कपड़े पहनने दिया, उनको बल्कि नौकर बना लिया। इंग्लिश पीपल वर इन डोमिनियंसी, दे एक्चुअली डोमिनेटेड ओवर ऑल दी छोटे 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 कल्चर वाले लोग, एथनिक कॉम्पोजिशन वाले लोग। सो ये हुआ एक्ट ऑफ यूनियन में। अब अभी भी ये लोग शांत नहीं बैठे, अब ये लोग गए गाड़ी में बिठाने के लिए दूसरी बीवी के पास, दूसरी बीवी को प्रपोजल देने गए। नहीं नहीं, अरमान मलिक नहीं है। अब यहां से ग्रेट ब्रिटेन वाले जाते हैं आयरलैंड के पास। अब आयरलैंड में क्या चल रहा है देखो, आयरलैंड में ना दो तरीके की बाइफर्केशन है, एक है कैथोलिक्स, एक है प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, कैथोलिक्स हैं और प्रोटेस्टेंट्स हैं, ये क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट्स हैं। इन्होंने कहा भैया तुम हमारे साथ आ जाओ, यानी कि मैं तुमको एक सेकंड बताती हूं। हाँ, एक्चुअली में क्या था, जो प्रोटेस्टेंट्स थे ना वो माइनॉरिटी में थे, तो इन्होंने अप्रोच सीधा इनको किया, प्रोटेस्टेंट्स वालों को। प्रोटेस्टेंट वालों को कहा यार तुम ना हमारे पास आ जाओ, बड़े तेज है यार ये लोगों ने। हमारे इंडिया में डिवाइड एंड रूल खेला ना, इंडिया पाकिस्तान किया ना, यहाँ पे भी इन्होंने क्या खेला, डिवाइड एंड रूल। प्रोटेस्टेंट्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन यहाँ पे ना एक वो थे, वॉल्फ टोन नाम के आदमी थे, इन्होंने समझाया कि यार मत मानो इनकी बात, ये लोग तुमको बहला फुसला रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग ना इनके चंगुल में फंस चुके थे। तो फाइनली इन 1801 आयरलैंड was forcibly incorporated in Great Britain. Forcibly, प्रोटेस्टेंट्स मान गए, कैथोलिक्स को भी ले लिया। लास्ट वॉज वेल्स, ये तो खुद ही गोदी में आके बैठ गई जी, बेटा सबको खींच रहे हो मैं खुद ही आ जाती हूँ, खुद ही आ गई वेल्स। एंड फाइनली ब्रिटेन वॉज कंप्लीटली यूनिफाइड। भैया ये बड़ा ही इजी तरीका है, इजीएस्ट तरीका है इसको ये मेमोराइज करने का, इजीएस्ट तरीका है बेटा। मतलब ये समझ लो अब चैप्टर का पहाड़ निकल गया, चीटी रह गई है बस, ऑलमोस्ट चैप्टर अब ओवर ही हो गया समझ लो, क्योंकि दो टॉपिक बचे हैं, लेकिन मेजर पार्ट इज डन। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। चलो आ जाओ जी। बट एज इंग्लिश नेशन, यस, स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, इंग्लिश काफी वेल्दी था, पावर में था, एंड ये बाकी सबको यू नो सीज करने के लिए तैयार था। इंग्लिश पार्लियामेंट हैज सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, मोनार्की को खत्म कर दिया था। was the instrumental through which a nation state with England its center came to be forged। बेसिकली द एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ, जिससे बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड was able to impose its influence on Scotland। ब्रिटिश पार्लियामेंट dominated by its English members, लेकिन पार्लियामेंट में स्कॉटिश नहीं इंग्लिश लोग ज्यादा थे। The growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were suppressed। मैंने कहा धोखा दिया। The Scottish Highlands were forbidden to speak their Gaelic भाषा, to wear their traditional clothes। A large number were forcibly driven out of their homeland। निकलो, अगर नहीं मानोगे तो निकलो। आयरलैंड में भी सिमिलर चीज हुई, वहां पे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट थे, इंग्लिश वालों ने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प करी और उनको अपने साथ इनकॉर्पोरेट कर लिया। एंड आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट बाय वॉल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमेन, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम्स इन 1801। सो दिस वाज द कंप्लीट यूनिफिकेशंस ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। क्लियर है बच्चों? तालियां हो जाए फिर आप सबके लिए, अगर जो भी बच्चा बैठ के एक बार में देख रहा है, तालियां हो जानी चाहिए सबके लिए बच्चों, तालियां हो जानी चाहिए। ठीक है, चलें आगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ टॉपिक, विजुअलाइजिंग द नेशन। वेरी वेरी इजी टॉपिक, वेरी वेरी इजी पीजी टॉपिक। अभी बल्कन्स वाला खैर बचा हुआ है। दिस इज द टॉपिक नंबर 5।
Visualizing the nation. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? एक नेशन को शक्ल देना, आर्टिस्ट की ये सोच जो पर्सोनिफाई करे पूरे नेशन की क्वालिटीज. In other words, they represented a country as if it were a person. Nation were the portrayed as female figures. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular women in real life. That women never existed. ये एक imaginary abstract होता है, एक imaginary image होती है जो nation को depict कर रही होती है. You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty. आपको अगर याद हो यार, वो पूरा पेज था जिसमें बंडल्स, स्पिंडल्स, पता नहीं क्या क्या दिए गए थे. These ideals were represented through specific objects as symbols. As you would remember, the attributes of liberty, red cap, broken chain, वो सारा आपने पढ़ा भी हुआ है. While it is easy enough to represent a ये सेम आ गया. Sorry. So इसी तरीके से अगर आप देखें, ये जर्मेनिया जी है. ये 1 मार्कर का वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है. कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है इससे 1 मार्कर में. जैसे यहाँ की जो ब्रोकन चेन्स है, टूटी हुई, ये क्या दिखा रही है? फ्रीडम दिखा रही है. ब्रेस्ट पैलेट, ये छाती पे जो प्लेट है, ईगल बना हुआ है जिसके ऊपर, वो दर्शा रही है सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर यानी कि स्ट्रेंथ. क्राउन ऑफ ओक लीव्स का टियारा पहना हुआ है स्नैपचैट फिल्टर की तरह, हीरोइज्म दर्शा रहा है. ये स्वॉर्ड, हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, ये दिखा रहा है रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार है. ऑलिव ब्रांचेस है, लेकिन तलवार के ऊपर ऑलिव ब्रांचेस निपटी नहीं है कि ठीक है लड़ने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन अगर तू पीस करने के लिए तैयार है, शांति करने के लिए तैयार है, तो मैं भी शांत होने के लिए तैयार हूं. ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, इसका मतलब है ये नेशनलिस्ट का फ्लैग है, लिबरल्स का. एंड रेज ऑफ राइजिंग सन इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, नया सवेरा. So similar female allegories were invented by the artists in the 19th century. France की है Marianne, Christine Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of people's nation. Also similar female allegories were invented by artists in 19th century. मैंने बताया था इंडिया की कौन सी है, बताना थोड़ा कमेंट्स में नालायको. Similarly, Germania became the allegory of German. जर्मेनिया थी जर्मन की. 1 मार्कर है ये बेटा. In visual representations, Germania wears a crown of oak leaves as the German oak stands for heroism. So allegory is an abstract idea, is an instance, is an imaginary image of a female allegory. So ये बताया हुआ है जर्मेनिया जी रिनलैंड रीऑक्यूपाई करने के लिए जा रही हैं. यहाँ पे फॉलन जर्मेनिया है जिसके अंदर ये हार चुकी है लड़ लड़ के. अब आता है नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म. ये क्या हुआ यार, मेरे लिए छोड़ा होगा मैंने यहाँ तो. देखो बच्चों, नेशनलिज्म क्या होता है? ये होता है नेशन के लिए प्यार, रिस्पेक्ट, है ना. वही इंपेरियलिज्म का मतलब क्या होता है? A dominant country, group or country suppress the recessive का मतलब opposite of dominant और minority group. जैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश पे जब आए थे, वो कॉलोनाइजेशन से पहले इंपेरियलिज्म का स्टेट था, यानी कि वो लोग हम पे इंपीरियल थे, उन लोगों ने हम पे कब्जा किए हुए थे. दिस इज व्हाट नोन एज इंपेरियलिज्म. So by the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic, liberal, democratic sentiment of the first half of the century. लेकिन ये लोगों की एक नीड बन गया था nationalism. During this period, nationalist groups came increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject. देखिए यहाँ पे मैंने एक हैंड रिटन नोट्स की फोटो लगाई है कि नेशनलिज्म मतलब फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर आवर ओन कंट्री, एंड इंपेरियलिज्म मतलब द पॉलिसी ऑफ एक्सपैंडिंग कंट्रीज पावर, एक्सपैंड करना. सो ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19th century, nationalism and
धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था इंपैरियलिज्म में। लोग इतने पागल हो गए थे कि वो दूसरे देशों पे कब्जा करना चाहते थे। With time, Balkan states declared independent, Ottoman Empire started weakening. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बल्कन रीजन का। बल्कन वॉज अ रीजन विच वॉज वेरी अमेजिंग इन रिसोर्सेज। ये बेटा आपके एनसीईआरटी का डिस्कस का 5th क्वेश्चन भी है और ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। So what was happening? The most serious source of nationalist tension in Europe after the 1871. तो एनसीईआरटी का डिस्कस का क्वेश्चन नंबर 5th। ओहो, क्वेश्चन नंबर 5th। The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was called Balkans. बल्कन एक ऐसा रीजन था जो जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन थी, जिसमें आज के टाइम का रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, हेर्ज़ेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, ये सब इसमें पार्टिसिपेंट थे और इन्हें बोला जाता था स्लैव्स। जैसे हमारे होते हैं ना, स्टेट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, सो दीज ऑल वर नोन एज स्लैव्स। इतने सारे स्लैव्स, 2-3 लर्न करने हैं, ज्यादा नहीं करने, कहीं घबरा जाओ। सो a large part of Balkans was under the control of Ottoman Empire. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans, together within the disintegration of Ottoman Empire, made this region very explosive. So Balkan ने क्या किया, Ottoman Empire के against गए and Ottoman Empire को 19th century में हटा दिया। One by one its European subject nationalists broke away from its control and declared independence, घोषित हो गई। The Balkan peoples based their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by। उन्होंने कहा यार हम लोग को तो आदत हो गई है, हम लोग फ्री होते हैं, हम पे कोई ना कोई आके कब्जा करके बैठ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बल्कन इज अ एरिया विद वेरी रिच रिसोर्सेज। Hence, the rebellious nationalists in the Balkans throughout of the struggles as attempt to win back their long lost independence. तो उनको था यार कोई आएगा फिर से ले जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became area of intense conflict. क्योंकि उसके जो स्टेट्स थे ना, वो बड़े जेलस थे एक दूसरे के टेरिटरी एक्सपेंशन को लेके, कि यार सल्बेनिया के पास ज्यादा है, रोमानिया के पास कम है, बल्गेरिया ने तो देखो ग्रीस के साथ चला गया है, बोस्निया ये कर रहा है, तो आपस में they were actually very jealous of each other. So matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry. इस टाइम पे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, बाहर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया। मैंने इसको टर्म किया था GAR, गियर करके, GEAR, यस, गियर करके, गियर होते हैं ना, तो हो गया जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड रशिया। ये सारे लोग बल्कन्स पे नजर गड़ाए बैठे हुए थे कि भैया बल्कन्स को अब हम हड़पेंगे, ऑटोमन एम्पायर तो निकल लिया, अब हम हड़पेंगे। अंदर ही अंदर वो आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो गया और इससे काफी ज्यादा वॉर हुई और इसी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। पहली वर्ल्ड वॉर इससे स्टार्ट हुई, नेशनलिज्म ये करते करते। तो इन शॉर्ट मैं आपको दोबारा से कहानी बताऊं, बल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। इन्होंने स्ट्रगल करके ऑटोमन एम्पायर को अटा पटका। अब बल्कन में कंप्राइज थे रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दे ऑल वर जेलस ऑफ ईच अदर फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। नाउ बाहर से गियर, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगेरी एंड रशिया वर एक्चुअली हैव आईज ऑन बल्कन्स। तो वहां से वो लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर, बाहर से ये पावर्स लड़ने के लिए तैयार है इनके लिए। सो दिस रिजल्टेड इन अ वेरी एक्सप्लोसिव वॉर एंड इट रिजल्टेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दैट्स ऑल फॉर बल्कन्स।
सो नेशनलिज्म इम्पेरियलिज्म पूरा बता दिया आप लोगों को मैंने ऑलरेडी. इसके लिए चलाए गए एंटी इम्पेरियल मूवमेंट्स जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने लड़ा फॉर देयर इंडिपेंडेंस. यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ वेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर, डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म. लेकिन कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनने नेशन स्टेट्स बना लिए हैं और सबने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है. आज के टाइम पे जो भी आप देखते हो ऑल आर nation states. Everywhere it's nation states. And accordingly 1 hour 40 minutes में we have done the complete chapter from NCERT with all the NCERT questions marked in between. सारे NCERT questions almost हमने साथ साथ discuss कर लिए हैं. Now it's time to do some of the multiple choice question, but let me tell you the concept, the source of these questions. रिसेंटली आई केम अक्रॉस द शिवदास बुक पब्लिकेशंस के बुक्स के साथ में मतलब मैंने देखा हर साल ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्वे करते हैं, अलग अलग बुक्स देखते हैं हम लोग. तो यार इस बार यू वोंट बिलीव मैं जितने भी इंस्टाग्राम पे PYQs की वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना रही हूँ, इट्स ऑल विद दीज बुक्स, दीज शिवदास बुक्स. मतलब क्या नहीं है, एक्सप्लेनेशन है, PYQs है, PYQs के आंसर्स हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लास्ट में एक आपको असाइनमेंट दिया हुआ उस असाइनमेंट के भी आंसर्स हैं स्कैनर के थ्रू. कंप्लीट बुक है. तो यहाँ पे ये बुक्स आप लोग परचेज कर सकते हो हमारे लिंक से इफ यू वांट टू. देयर इज नथिंग अ पेड समथिंग काइंड ऑफ थिंग. दिस इज ऑल आवर फेवरेट्स. चेहरा दाढ़ी वाले सर का लगा हुआ है लेकिन मैं भी इस बुक को बहुत पसंद करती हूँ. एंड आई रियली यूज दिस बुक्स टू मेक माई नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स. लाइक एवरी सेशन इज विद दीज बुक्स ओनली. मेरे ऑफलाइन में सारे बच्चों ने ले रखी है, सब ने ऑलमोस्ट ले रखी है. जिनके पास नहीं अभी तक नहीं खरीद पाए वो मेरी लेके जाते हैं पढ़ने के लिए. तो इट्स अ वेरी गुड बुक, वेरी गुड बुक, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन, सब कुछ है इसके अंदर. तो इससे कुछ MCQs करते हैं जिसके MCQs में आपको आंसर देते चलने हैं. पूरा चैप्टर अभी अभी पढ़ाया है, टाइम स्टैम्प डाल के आंसर देते जाओ. करेक्ट नेशनैलिटी बताओ फ्रेडरिक सॉरियो की. फ्रेडरिक सॉरियो की नेशनैलिटी क्या थी जल्दी बता दो. वो जर्मन आर्टिस्ट थे, स्विस आर्टिस्ट थे, अमेरिकन थे या फ्रेंच आर्टिस्ट थे? तो ही वॉज अ French artist. Nationalism, which emerged as a force in the late 19th century, means strong devotion one's own country and its history and culture, strong devotion for one's own country without appreciation for other nations, strong love for one's own country and hatred for others, equally strong devotion for all the countries of the world. So it's nationalism का मतलब है कि अपनी कंट्री के लिए बहुत प्यार होना, नेशन के प्रति बहुत प्यार होना. मैच द टर्म विद द statements given below. A utopian society, a society under a benevolent monarchy, a society that is unlikely to ever exist, a society under the control of chosen few wise men, a society under the parliamentary democracy. So I think this one only second C part, क्योंकि ये कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो C part, pick out the correct definition of the term प्लेबिसाइट. तो बेटा आप मुझे कहीं बोलो मैंने प्लेबिसाइट कहां से दे दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ. प्लेबिसाइट इज ऑन पेज नंबर 4. ऑन पेज नंबर 4 जिसके अंदर बताया गया इट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. डायरेक्ट वोट बाय विच ओनली द फीमेल नो. By the female, no. Plebiscite is a direct vote by only a chosen few from the is a direct vote by which all the citizens of a region are asked to accept or reject a proposal. Very good MCQ, very new MCQ. Ernst Renan. अब देखिए इनकी बात भी कहां से, देखो कितने प्यारे क्वेश्चंस हैं. इसी के ऊपर एक बक्सा बना हुआ है, यहां से ये क्वेश्चन है कि Ernst Renan believed that the existence of a nation is a necessity because, वो क्यों कहते थे कि एक नेशन क्यों चाहिए, क्या जरूरत थी नेशन की. सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. आप मुझे इस बॉक्स के थ्रू मुझे इसका आंसर कमेंट्स में टाइम स्टैम्प डाल के दोगे. तुम भी तो कोई काम करो. Which of the following country did not attended the Congress of Vienna? तो Congress of Vienna was attended by बार. ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया. तो स्विट्जरलैंड उसमें नहीं थी. सिंपल.
द फर्स्ट ग्रेट रेवोल्यूशन विच गेव द क्लियर नेशनलिज्म, मैंने बताया था ये आएगा, मैंने बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, I told you that's a very like a MCQ question. Which of the following statements about the French Revolution are correct? After the end of the French Revolution, it was proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. ये तो था. France will have a constitutional monarchy and the new republic will be headed by a member of the royal family. A centralized administrative system will be put in place to formulate the uniform laws for all the citizens. Imposition of internal custom duties and dues will continue to exist in France. So इसका तो यार पहला तो है ही, और सेकंड मुझे नहीं याद आ रहा है यार, नहीं, आई डोंट नो, फर्स्ट एंड थर्ड वाला है, एक बार देखना यार तुम लोग भी, सेकंड वाला नहीं है इसमें. The French Revolution declared that the mission of the destiny of the French nation was to conquer the people of Europe, to liberate the people of Europe. Despotism का मतलब monarchy होता है, despotic monarch से हटाना. To strengthen absolute monarchies in all the countries of Europe, to propagate the ideals of liberty, equality, fraternity in every, ये वाला D part. The Civil Code of 1804 in France is usually known as Napoleonic Code of 1804. मेरे पास बहुत सारे इसके क्वेश्चंस थे, मैं तब भी 10 ही लाई हूँ. आगे आने वाले सेशंस में क्या करेंगे नहीं तो हम. अब इसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ. मैं गसीट मजीनी का नोट आपको बता चुकी हूँ, कैमिलियो का बता चुकी हूँ, ग्रीक वॉर का बता चुकी हूँ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1831 वाला क्वेश्चन. देन रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल स्ट्रगल आप बता सकते हो कि उन्होंने यूनिवर्सल सफरेज के लिए काफी फाइट किया. ये भी पार्लियामेंट वाले से ही मिल जाएगा, बट उनको एज अ विजिटर रखा गया. देन ये आपका मैंने मार्क करा दिया था पहले ही टॉपिक में, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वाला. मेरियन कौन है? फीमेल एलिगोरी ऑफ फ्रांस है. जर्मेनिया फीमेल एलिगोरी ऑफ जर्मन है, और ये पोर्ट्रे की जाती है नेशन को डिपिक्ट करने के लिए. प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन पूरा ऑलरेडी एक्सप्लेन. नेपोलियनिक कोड ऑलरेडी एक्सप्लेन. इसमें आपको सिविल कोड ही लिखना है, ठीक है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय, ये मैंने पूरा मार्क कराया लिबरलिज्म वाले टॉपिक में. यहां पे आपको रोमांटिसिज्म वाले टॉपिक से लिखना है, दास वोग जीस वाला. इसके अंदर आपको बताना है थ्रू अ फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी. कोई भी दो ले लो, जर्मनी ले लो, इटली ले लो. हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, यहाँ पे आपको यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन एक्सप्लेन करनी है, और यहाँ पे आपको नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन बल्कन्स लास्ट वाला क्वेश्चन है. तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप. यार देखो, मैंने सच में तुमसे एक बात करनी थी, मैंने दिल से पढ़ाया है और मैंने सब कुछ पढ़ाया है, मुझे ऐसा लगता है. मेरे एफर्ट्स आपको दिखने चाहिए, और अगर दिखे हैं तो प्लीज इस सेशन को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा. यू कैन कॉन्टैक्ट एंड कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम, ऑन माई इंस्टाग्राम रीमा आशु घई इज द ID, एंड वी हैव अ व्हाट्सएप चैनल. यहाँ पे आप सारे नोट्स, सारे चैलेंजेस फॉलो अप कर सकते हो. सो यस, नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट आपको कौन सा चाहिए? मैं प्लान कर रही हूँ नेशनल इन इंडिया का कंप्लीट वन शॉट, इसी तरीके से सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और टॉपिक्स लेके बीच बीच में मार्क करवा के मिलते हैं. मतलब मैं प्लान कर रही हूँ, बाकी आपको कोई और चाहिए तो आप वो बता देना. कोई भी लेक्चर अगर ढूंढना हो तो आप टाइप कर सकते हो दिस लेक्चर बाय रीमा मैम, और आपको मिल जाएगा. यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स हैं, बस हिस्ट्री रह गई थी मेरी, वो मैं कंप्लीट करवा रही हूँ. सो यस, आई होप दिस लेक्चर फाइंड्स यू इम्पोर्टेंट, सही लगा होगा आप लोगों को. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. आई होप आप लोग पढ़ेंगे इसके, नोट्स बनाएंगे. तो यस, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय एंड पढ़ते रहिएगा.